तो आइए काम की चीज़ों पे बिल्कुल एनसीईआरटी सेंट्रिक पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ आता है आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था। नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आया था आपका दैट वाज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। कब आया था? 1986 में, लिख लीजिए। प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में। कितने पे? 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था, ठीक है। अच्छा, पॉल्यूटेंट्स दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट और दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो पॉल्यूटेंट अगर डायरेक्टली इन्वायरमेंट में रिलीज हो रहे हैं, जिस फॉर्म में जनरेट हुआ उसी फॉर्म में रिलीज हो गया, तो उस तरह के पॉल्यूटेंट को हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो एटमॉस्फेयर से इंटरैक्ट करके अपना रूप चेंज करते हैं एंड तब वो पॉल्यूटेंट की तरह काम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आर मोर टॉक्सिक देन प्राइमरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। एंड एग्जाम्पल प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट पे सवाल आता है, तो पैन और O3, दीज आर द टू एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट में आपका सब कुछ आ गया, DDT, CO2, SO2 एक्सेट्रा, ये सब आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट में आ जाते हैं। तो बेसिक जो काम की चीज़ें आपको जाननी है, एक तो एग्जाम्पल प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का और कैसे बनता है। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट कैसे बनता है? डायरेक्टली, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एज इट इज निकल गया है ना, एग्जॉस्ट से निकला या कहीं से भी निकला, तो वो मेरा एटमॉस्फेयर में सेम फॉर्म में रह जाता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट। बट अगर तुम देखोगे ओजोन, ओजोन कैसे है? तो ओजोन आप बोलोगे सर ओजोन तो हमारे लिए अच्छा होता है, ओजोन पॉल्यूटेंट कैसे हो गया? तो बेटा याद रखिएगा, अगर ट्रोपोस्फेयर में ओजोन है तो दैट इज अ बैड ओजोन, अगर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन है तो दैट इज अ गुड ओजोन। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे ओजोन डिप्लीशन में, ठीक है। तो ओजोन लेयर आपका बन रहा है क्या? ऑक्सीडाइजेशन से, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होता है और उससे आपका ओजोन बनता है। पैन भी आपका ऑक्सीडाइज होने से ही बनता है। तो दीज आर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, किसी और फॉर्म में निकला था, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके पॉल्यूटेंट के फॉर्म में बन गया, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ गया प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का। प्राइमरी पॉल्यूटेंट एज इट इज रिलीज हो जाएगा, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट किसी और फॉर्म में रिलीज होता है, फिर इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन से किसी और फॉर्म में आता है एंड देन दे एग्जिस्ट एज पॉल्यूटेंट, ठीक है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हमेशा ज्यादा टॉक्सिक होगा प्राइमरी पॉल्यूटेंट से। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप का जो पॉल्यूटेंट है दैट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या हुआ भैया? ऐसा पॉल्यूटेंट जिसको हम एक कोर्स ऑफ टाइम में वो गल जाएगा, वो अर्थ में मिल जाएगा और उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा अर्थ में किसी डिकम्पोजेबल फॉर्म में, उस तरह के पॉल्यूटेंट को हम बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहते हैं, ठीक है। कि जैसे तुमने पॉटी की, तो इवेंचुअली पॉटी मिट्टी में मिल जाएगा और बाद में काम ही आएगा, तो इस तरह के पॉल्यूटेंट को हम बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो पॉल्यूटेंट दैट आर डिग्रेडेड एंड डीकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, मतलब डीकम्पोजर्स। याद है ना, हमने पढ़ा था डेट्रिटियस साइकिल, DFC वाला फूड चेन पढ़ा था, उसमें देखा था ना हमने, डीकम्पोजर्स देखा था, ठीक है। तो डीकम्पोज करके वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में मिट्टी में मिल जाएगा और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो वो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट को, ठीक है। दे डिग्रेड रैपिडली सो दैट दे डोंट एक्यूमुलेट इन द एटमॉस्फेयर, है ना, धीरे 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 वो डिग्रेड कर जाता है, उनका बल्क एक्यूमुलेशन नहीं होता, ठीक है। दे कैन बी यूज टू जनरेट एनर्जी, जैसे काउडंग है, काउडंग से आप गोबर गैस निकालते हैं, है ना, और उस मीथेन गैस होता है और वो आप जलाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और दे बिकम अ पार्ट ऑफ बायोकेमिकल साइकिल्स। बायोकेमिकल साइकिल्स हमने देखा था, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, है ना, तो किसी ना किसी साइकिल के फॉर्म में इंटरैक्ट कर जाते हैं। जैसे देखो गार्बेज, अब गार्बेज बड़ा ब्रॉड टर्म है, कैसा गार्बेज? फूड वेस्ट मान लो है, ठीक है, पेपर है, तो इस तरह के गार्बेज, बायोडिग्रेडेबल गार्बेज जो है, इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। सीवेज, डोमेस्टिक वेस्ट, लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक जैसे कैटल वैटल का जो आ गया, ठीक है, एंड डिफरेंट तरह के वेस्ट। तो एनी वेस्ट
दैट कैन बी डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कैसे हो गया? प्लास्टिक हो गया, है ना, एल्यूमिनियम हो गया। तो पॉल्यूटेंट दैट आर नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रोब्स आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इसका एक्यूमुलेशन होता जाएगा ना, प्लास्टिक देखो कितना भर गया, आवर अर्थ इज चोकिंग विद बिकॉज ऑफ दीज प्लास्टिक्स, है ना। तो ये तो दे टेंड टू एक्यूमुलेट इन द एटमॉस्फेयर एंड डिग्रेड एट अ वेरी स्लो रेट। या तो स्लो रेट डिग्रेड करेगा और डू नॉट डिग्रेड भी, नहीं भी डिग्रेड कर सकता है ना, डू नॉट डिग्रेड तो अलग दिक्कत है वहां पे। ठीक है, दे कैन बी रिसाइकल्ड, बट वेस्ट मैनेजमेंट पे भी हम आगे बात करेंगे उसमें। ठीक है, अच्छा ठीक है। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बायोकेमिकल साइकिल, किसी साइकिल का पार्ट नहीं बनता। जैसे डीडीटी, डीडीटी बताया था ना, डीडीटी बायो मैग्निफिकेशन शो करता है, अभी देखोगे आगे। ठीक है, तो डीडीटी बढ़ता जाएगा। पॉलीथीन, प्लास्टिक, जो हम एल्यूमिनियम के कैंस में कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, तो ये सब सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो जितना हम ये सब चीज़ यूज़ कर रहे हैं सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कुछ भी अगर देख लो, ये चाबी देख लो, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मतलब जितना भी प्लास्टिक का चीज़ आप यूज़ करो, देख लो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो वी आर फिल्ड विथ सब्सटेंसेज दैट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। समझ रहे हो हम एटमॉस्फेयर को कितना चोक कर रहे हैं, राइट। चल, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमने प्राइमरी पॉल्यूटेंट देखा, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट देखा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल आ जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का। ठीक है, हमने बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट देखा और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट देखा। ठीक है, हमने बोल दिया था आपको कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 was passed to regulate pollution and safeguard improve the quality of our environment। ठीक है, तो तीनों पे ये काम करता था। किस पे? एयर पॉल्यूशन पे भी देख रहा था, वाटर पॉल्यूशन पे भी देख रहा था, और सॉइल पॉल्यूशन पे भी बात कर रहा था। प्राइमरी पॉल्यूटेंट बेटा देखो, प्राइमरी पॉल्यूटेंट ऐसा पॉल्यूटेंट, जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, तो एज इट इज कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकला, एटमॉस्फेयर में एज इट इज नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वैसा नहीं होता। जैसे ओजोन, ओजोन किसका? ऑक्सीजन से ही बना है ना, ऑक्सीजन का डेरिवेटिव है। ऑक्सीजन को नुकसान पहुंचा रहा है एटमॉस्फेयर में? नहीं, बट इंटरैक्ट किया किसी फॉर्म में वो, और ओजोन बना दिया। अब वो ओजोन आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो यही होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। मतलब किसी और फॉर्म में वो जाके अगर आपको नुकसान पहुंचा रहा है, देन इट इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, नहीं तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। बढ़िया, अब आते हैं एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं। अब देखो बिल्कुल आपको डेटा 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 पे सवाल आता है। कैसे आता है? बिल्कुल ये कवर कर लोगे। एनसीईआरटी को हमने ऐसे निचोड़ के डाल दिया है इसमें। ठीक है, तो एकदम आराम से पढ़ना है तुमको, जो हाईलाइट करना है बस उसको देख के चले जाओगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ठीक है, तो क्या भैया एयर पॉल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है? थर्मल पावर प्लांट, स्मेल्टर जहाँ पे आयरन ओर वगैरह मिलाते हैं ना, एंड अदर सोर्सेस से एयर पॉल्यूशन होता है। ऑटोमोबाइल से आ रहा है, ठीक है, ये भी एयर पॉल्यूशन का काज है। ठीक, फिर हवाई जहाज, जेट फ्यूल से भी बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, क्या क्या दिक्कत है एयर पॉल्यूशन से? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, मुझे आता है ना, दिल्ली आते मुझे खांसी हो जाता है ना। इरिटेशन होता है, नाक में ऐसे लगेगा कि है ना, आँख जलता है ना। तुम एयर पॉल्यूशन कभी कभी ठंडी के टाइम में दिल्ली में घूमो, तुमको ऐसे वैसे आँख ऐसे जलेगा, लगेगा कि मतलब आग लगा हुआ है तुम्हारे आँख में। ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है भाई, देखो लाल लाल हो जाएगा सब कुछ, है ना। और लंग डैमेज भी देता है, प्लस प्री मेच्योर डेथ हो जाता है ना। आपके लंग में इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा पॉल्यूटेंट जा रहा है, तो अगेन आपका प्री मेच्योर डेथ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो लाइफ स्पैन, आप जब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, आपका लाइफ स्पैन भी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होता है। ठीक है, चलिए, क्रॉप ग्रोथ एंड यील्ड्स आर रिड्यूस, कम क्रॉप प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड प्लांट्स डाई प्री मेच्योरली, है ना। बिल्कुल, प्लांट्स भी मर जाती है ना ऑब्वियसली, जैसे लाइकेंस सल्फर डाइऑक्साइड में ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं एयर पॉल्यूशन के। बढ़िया, कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम एयर पॉल्यूशन, इस पे भी बात करते हैं। ठीक है, आइए कैसे कैसे कर सकते हैं भैया। सबसे पहले लेड फ्री पेट्रोल और डीजल यूज कर सकते हैं। लेड देखो, देखो लिखा होगा ना अनलेडेड, मतलब लेड नहीं रहता है ना। तो हम अनलेडेड पेट्रोल या डीजल यूज कर सकते हैं। ठीक है, सल्फर का एमिशन कम होना चाहिए। हमने बात की, अभी तुम देखोगे कि जो अभी नॉर्म्स आते हैं, BS4, BS मतलब भारत स्टेज 4, है ना, यूरो 3, यूरो 4, अभी BS6 चल रहा है।
ठीक है, तो हम लोग नॉर्म्स ऐसे रखते हैं जिसमें हम सल्फर के रिलीज को कंट्रोल करके दिखाते हैं कि भाई इतना कम सल्फर प्रोड्यूस होना चाहिए था। क्यों? सल्फर एमिशन ज़्यादा होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा तो हमारे एटमॉस्फेयर की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, तो इसीलिए हम सल्फर का एमिशन को बहुत रेगुलेट करते हैं। ठीक है, सीएनजी का इस्तेमाल, सीएनजी क्यों? सीएनजी आराम से जलता है, पॉल्यूशन कम कराता है, और उसको साइफन नहीं कर सकते। साइफन मतलब उसमें एडल्टरेशन नहीं कर सकते। जैसे पेट्रोल में लोग क्या करते हैं ना, करासन तेल, केरोसिन ऑयल डाल देता है ना, तो स्मेल आता है बहुत गंदा, तुम देखोगे खूब धुआं होता है। ठीक है, तो पेट्रोल और डीजल के साथ आप एडल्ट्रेशन कर सकते हैं जिससे पॉल्यूशन और बढ़ जाता है, बट सीएनजी में नहीं मिला सकते हो ना, है ना, तो सीएनजी में ये दिक्कत आती है। ठीक है, अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन लेवल स्टैंडर्ड फॉर व्हीकल अभी बात करेंगे। यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इस पे सवाल आता है, इस पे भी बात करेंगे। एंड कैटालाइटिक कन्वर्टर्स, इस पे भी हम बात करेंगे। कैटालाइटिक कन्वर्टर्स हम यूज करते हैं टू रिड्यूस द एमिशन, अभी इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी। क्या क्या पॉल्यूटेंट रिलीज होता है, क्या क्या रिलीज हो सकता है, जैसे किस किस तरह का पॉल्यूटेंट एयर पॉल्यूटेंट में मेजरली रिलीज होता है? तो सबसे पहले अगर बात करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है भैया? अगर अच्छे से कंबशन नहीं हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर अच्छे से कंबशन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, है ना। अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत नुकसान पहुंचाता है मेरे बॉडी को। होता क्या है, हमारे पास होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इससे क्या हुआ भैया? ड्यू टू दिस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का डिफिशियंसी हो जाता है। देखो, अगर कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बनेगा तो वो एक रिवर्सिबल प्रोडक्ट है। जैसे अगर हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है, विच इज रिवर्सिबल इन नेचर। बट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन रिवर्सिबल नहीं है, तो ये हीमोग्लोबिन तो मेरा वेस्ट हो गया। नाउ दिस हीमोग्लोबिन विल नॉट बी एबल टू कैरी ऑक्सीजन। तो अगर ये ऑक्सीजन नहीं कैरी करेगा तो भाई तुमको ऑक्सीजन का डिफिशियंसी हो जाएगा, तुमको बीमारी हो जाएगा। तो यही होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऑटोमोबाइल से डिलीवर होता है, ये ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम पे नुकसान पहुंचाता है और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो मतलब हीमोग्लोबिन ये बर्बाद हो गया, है ना, बट वही कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बन रहा था, तो बेस्ड ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो इंटरचेंज करते रहता है ना। तो ये चीज यहां पे आपको क्लियर रखना है। ठीक है, दूसरा चीज प्रोड्यूस होता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इंडस्ट्री से निकलता है, ऑटोमोबाइल से निकलता है, और सल्फर डाइऑक्साइड भी दुनिया भर का नाटक करता है। सल्फर डाइऑक्साइड से क्या क्या बीमारी होता है ये लिख ले हम लोग। ब्लैक क्यों यूज आ रहा है भाई, इसमें व्हाइट आना चाहिए था। हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड से क्या क्या बीमारी होता है ये लिख लो। क्या क्या बीमारी होता है? पहला, ईटीएस इन प्लांट इज इनहिबिटेड। ठीक है, दूसरा एसिड रेन होगा। तीसरा स्टोन लेप्रेसी कहते हैं इसको। ठीक है, मतलब कि बिल्डिंग्स कोरोड हो जाती हैं। ठीक है, एसिड रेन भी अभी तुम लोग को समझाएंगे। आई इरिटेशन होगा। ठीक है, एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, ताजमहल का जो हाल खराब हुआ था, ठीक है, वो यहीं पे हुआ था। तो जैसे येलोइंग ऑफ ताजमहल जो हुआ था, क्योंकि आगरा के पास खूब सारी इंडस्ट्री लग गई थी, तो यहाँ पे येलोइंग ऑफ ताजमहल। क्यों बना है ताजमहल? क्या चीज का? मार्बल का। तो ये कन्वर्ट हो जाता था कैल्शियम सल्फेट में। ठीक है, ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसके कारण ताजमहल का कलर येलो हो जाता था, येलोइंग ऑफ ताजमहल होता था। अभी तुम ताजमहल जाओगे तो ताजमहल में देखोगे मुल्तानी मिट्टी लगा के रखते हैं। क्यों? ताकि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा और
कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में रख देता है, एक लेयर बना देता है ताकि ताजमहल को नुकसान नहीं पहुंचे। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड से ये सब दिक्कतें आती है। ठीक है, बहुत। फिर क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इससे अगेन हार्ट और लंग्स प्रॉब्लम होती है। और बाकी हार्मफुल हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से भी क्या होता है बेटा, हाइड्रोकार्बन से भी कैंसर, हाइड्रोकार्बन से भी कैंसर होता है। ठीक है, तो दीज आर द एयर पॉल्यूटेंट्स और इसके ये नुकसान हैं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चल आगे बढ़ते। ठीक है, अब एयर पॉल्यूटेंट को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहला तरीका, जो इंडस्ट्री से जो इफ्लुएंट निकलते हैं उसको रोकते हैं। ठीक है, कैसे रोकेंगे भैया, हम रोकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से। तो जो हवा निकाल रहे हैं, जो हवा हम छोड़ रहे हैं, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से बचाते हैं कि अच्छी क्वालिटी की हवा निकले। चलो देखो कैसे होता है वो, ध्यान से समझो। ठीक है, तो इट इज अ डिवाइस दैट रिमूव्स particulate matter from the air. It is a device that removes particulate matter from air. Particulate matter समझते हो, particulate मतलब जो लेस देन 2.5 ppm है ना, पार्टिकुलेट मैटर बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और ये सस्पेंडेड फॉर्म में आपके एटमॉस्फेयर में रहते हैं और तुम्हारे बॉडी के अंदर चला जाता है। पार्टिकुलेट मैटर सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो दिस इज मोस्ट डेंजरस। तो अब इस क्या होता है इस पार्टिकुलेट मैटर में, बेसिकली पार्टिकुलेट मैटर में आपके अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, जो बर्न नहीं किए, तो ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं आपके बॉडी को, है ना, ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं आपके बॉडी को। तो इट कैन एलिमिनेट क्लोज टू 99% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं समझो, कैसे करते हैं समझो, ध्यान से समझो। सबसे पहले अगर मान लो कि ये आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, अब क्या हुआ, हम क्या करते हैं, हम डर्टी एयर को पास कराते हैं थ्रू चार्ज्ड वायर। हम डर्टी एयर को पास कराते हैं थ्रू चार्ज्ड वायर। ठीक है, तो अगर मान लो यहां पे चार्ज वायर है, ठीक है, हम क्या किए, हम डर्टी एयर को यहां से पार कराए। डर्टी एयर मतलब विथ पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, तो हमने ये एयर पार्टिकल, एयर विथ डस्ट पार्टिकल्स को हमने निगेटिवली चार्ज वायर के थ्रू पास कराया। दीज आर निगेटिवली चार्ज वायर। ठीक है, हमने निगेटिवली चार्ज वायर से इनको पास कराया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब उसके बाद हम एक कलेक्टिंग प्लेट रखते हैं। ठीक है, अब यहां पे तो चार्ज क्या है, तो अब क्या हुआ कि जितने डस्ट पार्टिकल्स थे, इस पे कौन सा चार्ज हो गया, इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया। तो जितने भी मेरे पास डस्ट पार्टिकल्स है, इस पे कौन सा चार्ज हो गया, इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया। एंड अब इस एयर को मैं पास कराऊंगा कलेक्टिंग प्लेट से। दिस इज द कलेक्टिंग प्लेट विच इज पॉजिटिवली चार्ज। कैसा है भैया, ये पॉजिटिवली चार्ज है ना, पॉजिटिवली चार्ज है। तो क्या होगा, तो क्या होगा, यहां से यहां से जो भी डस्ट पार्टिकल है वो चार्ज फॉर्म में थे, तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेगा, तो डस्ट पार्टिकल यहां ट्रैप हो जाएगा, डस्ट पार्टिकल यहां ट्रैप हो जाएगा और क्लीन एयर आपका बाहर निकल जाएगा। क्लीन एयर आपका बाहर निकल जाएगा, क्लीन एयर आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये कलेक्टिंग प्लेट है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर।
इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है। बहुत क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, सबको क्लियर है, ठीक। तो ये चीज पॉइंट किया, तो क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम द इलेक्ट्रोड वायर्स कनेक्ट टू द डस्ट पार्टिकल मेकिंग देम नेगेटिवली चार्ज्ड। द चार्ज डस्ट पार्टिकल एंड देन अट्रैक्टेड टू कलेक्टिंग प्लेट्स विच इज पॉजिटिवली चार्ज। क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखना है कि वेयर एयर का वेलोसिटी बहुत लो होना चाहिए ताकि डस्ट अट्रैक्ट हो जाए। तो जो भी हम हवा यहां से पास करा रहे हैं वो धीरे धीरे पास कराएंगे ताकि कलेक्टिंग प्लेट में मैक्सिमम डस्ट अब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो इसी तरह से तुम्हारा चिमनी भी काम करता है, जो अभी चिमनी जो आप देखते हो ये इसी तरह से काम करता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। किसके लिए, फॉर पार्टिकुलेट मैटर के लिए, है ना, डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैस को हटाना है तो हम क्या यूज करेंगे, हम स्क्रबर यूज करते हैं। स्क्रबर नहला दो भैया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं स्क्रबर में, कि हम इसको नहला देते हैं। नहलाएंगे कैसे भैया, नहलाएंगे कैसे इसको, तो लो इसको ऐसे रखो, 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 अरे बनता ही नहीं है ठीक, ठीक है। इस चीज के सही बात काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने डर्टी एयर को यहां से डाला, ठीक है। और यहां से हमने पानी डाला ऐसे, ठीक है। यहां से हमने रिमझिम गिरे सावन कर दिया, वाटर या लाइम का, ठीक है। और डर्टी एयर को बोला भैया कि अब आप ऑब्वियसली हवा तो ऊपर ही जाएगा ना, तो ऊपर गया हवा, तो यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड वाला था वो डिजोल्व हो गया, इधर से निकल गया ना, पानी में मिल जाएगा, रेडिली सॉल्युबल है, और ऊपर जो है आपका क्लीन एयर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या भी है, इसको हम कहते हैं स्क्रबर। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं स्क्रबर, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के पॉल्यूटेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्क्रबर यूज करेंगे। और अगर इसके लिए इसके पार्टिकुलेट मैटर के लिए हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, चल बहुत बहुत आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए दिख गया, यहाँ पे सेम यही किया है ना। तो ये स्क्रबर है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, देख लिया, बता दिया हमने, ये डायग्राम बना दी, ठीक। अब आते हैं सेकंड चीज जिसको हम कैटेलाइटिक कन्वर्टर्स कहते हैं। कैटेलाइटिक कन्वर्टर्स कैसे काम करता है बेटा, तो अगेन ये क्या करता है कि रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है ताकि जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये सब प्रोड्यूस कम हो, ठीक है। तो इट इज अ डिवाइस दैट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ हैजार्डस गैसेस रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। क्या करता है, दे आर मेड ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम। बहुत महंगा महंगा मेटल का बना होता है, प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम का बना होता है। तो क्या करता है ये भैया कि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस को बढ़ा देता है। तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड में, और नाइट्रिक ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगा नाइट्रोजन में। तो बेसिकली ये सब कंपैरेटिवली कम हार्मफुल होता है, ठीक है। हम क्यों बोलते हैं अनलीडेड पेट्रोल यूज करने के लिए, हम अनलीडेड पेट्रोल यूज करने के लिए इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि अनलीडेड पेट्रोल आपका कैटेलाइटिक कन्वर्टर के साथ छेड़छाड़ नहीं करता। बट हम लीडेड पेट्रोल अगर यूज कर लेंगे तो कैटेलाइटिक कन्वर्टर काम करना बंद कर देता है। तो बिकॉज लेड इन गैसोलीन इनएक्टिवेट्स द कैटलिट्स इन ऑटोमोबाइल, तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है, यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो याद रखिएगा
हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं अनलीडेड पेट्रोल। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये कैटालाइटिक कन्वर्टर होता है, दिख रहा है आपको। तो इससे क्या निकला, अनबर्न फ्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में नाइट्रिक ऑक्साइड, आपका नाइट्रोजन प्लस वाटर। तो इस तरह से निकल जाता है और हमको कंपैरेटिवली लेस हार्मफुल चीज मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी हार्मफुल है, ग्रीन हाउस कॉज करेगा, बट ग्रीन हाउस ही कॉज करेगा, कुछ और कॉज कार्बन डाइऑक्साइड मेजर नुकसान नहीं देगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत अच्छा। ठीक है, एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट बना था, एक्ट बना था 1981 में। ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन ऐड हो गया था इसमें अमेंडमेंट करके 1987 में। सवाल आता है दोनों पे। ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन ऐड हो गया था 1987 में, एयर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन एक्ट बना था आपका 1981 में। इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं केस स्टडी फॉर कंट्रोलिंग व्हीकलर पॉल्यूशन, है ना। बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स है, मतलब अगर आप दिल्ली में सिर्फ गाड़ियों की संख्या जाने तो मुंबई, पुणे, जो भी 3 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनको कंबाइन करके सिर्फ दिल्ली में उतनी गाड़ियाँ हैं, है ना। आदमी 4 है, गाड़ी 6 घर पे। खैर ठीक है, वैसे तो हिपोक्रेट वाली बात है, मेरे घर में भी 2 आदमी है 2 गाड़ी है, तो सडन शेदी, बट ठीक है। ठीक है, तो दिल्ली हैज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन। वैसे हम साइकिल चलाते हैं तो प्लस पॉइंट वहाँ पे। ठीक है, ड्यू टू इट्स मैसिव पॉल्यूशन एंड हैवी मोटर ट्रैफिक। ठीक है, तो भैया पीआईएल फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि पॉल्यूशन को रोका जाए। ठीक, तो हमने स्टेप लिया कि खास करके बस और गाड़ियों की पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हमने सीएनजी इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो सीएनजी आया था, तो जितने डीजल वाली गाड़ियां थी उसको कन्वर्ट कर दिया गया सीएनजी में। क्यों कन्वर्ट किया सीएनजी में, क्यों, इट इज़ मोर एफिशिएंट, लेस एक्सपेंसिव एंड इट बर्न्स कंप्लीटली एंड इट कैनॉट बी स्टोलन और साइफन। ये मैंने आपको समझाया था। डिसएडवांटेज क्या है, सीएनजी का प्रोक्योरमेंट टफ है, मतलब बहुत लोग को, मेरे दोस्त को जानता था मैं जो वैगनर रखा था जिन्होंने, एकदम सीएनजी वाली, मतलब साइकिल से भी सस्ता पड़ता है रखना, लेकिन रोज सुबह जाके लाइन में लगो और सीएनजी के पंप में हवा भरवाओ, मतलब गैस भरवाओ, तो वो टाइम टेकिंग टास्क है। प्लस कितना, 200 किलोमीटर चलेगा सीएनजी पे, 300 किलोमीटर चलेगा सीएनजी पे, तो आपको रोज पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा सीएनजी भरवाने के लिए, तो ये दिक्कत था सीएनजी के साथ। ठीक है, तो क्या हुआ कि ट्रैफिक पॉल्यूशन को भी रिमूव किया गया, आउटडेटेड व्हीकल जो ज़्यादा पॉल्यूशन करती थी उनको स्क्रैप ऑफ कर दिया गया। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने और प्लान बनाए पॉल्यूटेंट को कम करने के लिए, जैसे अभी जो नॉर्म चल रहा है, अभी जो नॉर्म चल रहा है वो BS6 चल रहा है, भारत स्टेज 6 चल रहा है। तो BS6 से पहले की गाड़ियां जो है उनको स्क्रैप कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो फ्यूल स्टैंडर्ड्स आर बीइंग टाइटेंड, बिल्कुल, कि अच्छी क्वालिटी की फ्यूल मिले, उसको चेक वेक सब किया जा रहा है। ठीक है, और डीजल के इंक्रीज को हम डिक्रीज कर रहे हैं। हमेशा डीजल ज़्यादा पॉल्यूशन करता है। ठीक है, डीजल में सल्फर ज़्यादा निकलता है, इसलिए पॉल्यूशन डीजल ज़्यादा करता है, बट लोग डीजल इसलिए ज़्यादा यूज़ करते हैं कि डीजल सस्ता पड़ता है। ठीक, तो सल्फर लेवल इन डीजल मस्ट बी केप्ट टू 350 पार्ट्स पर मिलियन ppm एंड पेट्रोल 150 ppm। तो वो दिख रहा है, ये यूरो 3 का नॉर्म्स था। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मेकअप 42% ऑफ द फ्यूल यूज्ड। ठीक है, गोल हमारा क्या है, द गोल इज टू रिड्यूस सल्फर इन डीजल टू 50 ppm एंड इस अमाउंट को रिड्यूस करना है। और ठीक है, तो यही सब सेम चीज देख लो 4 व्हीलर के लिए, भारत स्टेज 4 2017 से। ठीक है, भारत स्टेज 4 अगेन, भारत स्टेज 4। ठीक है,
याद रखिएगा अब भारत स्टेज 6 आ गया है ना। मार्च से ही 2020 से लागू हो गया था भारत स्टेज 6 अक्रॉस इंडिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, ये आ गया आपका एयर पॉल्यूशन का वो। ठीक, तो इससे क्या हुआ था कि एयर क्वालिटी जो 2002 के बाद था काफ़ी अच्छी हो गई थी। काफ़ी अच्छी क्या ही होगी, बट मतलब थोड़ी कंपैरेटिवली बेटर हो गई थी एज कंपेयर टू द एयर क्वालिटी बिफोर। नॉइज भी पॉल्यूटेंट है। कब आया? 1987 में नॉइज पॉल्यूशन आया। ठीक है, तो भैया क्या है याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन एस 80 डेसिबल है, ठीक है, डेसिबल में मेजर करते हैं हम उसको। ठीक है, बेल याद रखो, घंटी। ठीक है, तो जो मेजर करते हैं हम डेसिबल में मेजर करते हैं, या इसको आप डीबी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 80 डेसिबल के ऊपर आवाज़ को हम नॉइज पॉल्यूशन मानते हैं। ठीक है, पता है थर्ड डिग्री टॉर्चर यही होता है कि एकदम खूब तेज साउंड सुनाएंगे आदमी को कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली, और इरिटेशन हो जाता है, हार्ट पैलिपिटेशन होता है उसका। ठीक है, और अगर 140 डेसिबल से ऊपर आ रहा है तो ये अनबियरेबल होता है। ठीक है, उसके बाद अब तुमको मतलब मेंटल डिसऑर्डर्स होने लगेंगे, आपके हार्ट रेट बढ़ने लगता है। जैसे जिसका घर सड़क पर रहता है, पाँ 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 दिन भर सुनता है तो फ्रस्ट्रेशन होता है ना, गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है, चिढ़ मचता है, आपको दुनिया भर की बीमारियां हो जाती हैं, है ना। तो ये ज़्यादा दिक्कत कॉज करता है। आई, कॉजेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन क्या क्या है, तो हो जाएंगे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, लाउड स्पीकर्स, क्रैकर्स, इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल वगैरह सब। सब नॉइज पॉल्यूशन। हॉर्न बजा रहे हो तुम, देखो आजकल बुलेट लोग रखता है फट 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 आवाज करता है, देखे होगे ना। और ये तो हॉर्न एकदम मेटालिक हॉर्न होता है, वाइब्रेट कर जाओगे तुम ऐसे डालोगे। पहले के ज़माने में था ना, ऐसे एकदम हॉर्न बजाता था, मोहल्ला जाग जाता था। तो अब वो मेटालिक हॉर्न्स हटने लगे, नॉइज़ का नॉर्म्स लगाने लगे अब हम लोग, है ना। तो 1987 में ये वाला एक्ट आया था, नॉइज़ को पॉल्यूटेंट माना गया था। ठीक है, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है भैया? नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन माइंड एंड बॉडी, बिल्कुल। ठीक है, 150 डेसिबल से आपके ईयर ड्रम डैमेज हो सकते हैं, और आपके मेंटल एबिलिटी पे भी दिक्कत होता है। बेचैनी होती है आपको, हार्ट बीट बढ़ जाता है, एंड स्ट्रेस होता है ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन से। ठीक है, डेसिबल यूज़ करते हैं टर्म, आपको बता दिया था मैंने आपको, फॉर मेजरमेंट ऑफ नॉइज। नॉर्मल कन्वर्सेशन जो हम लोग कर रहे हैं 30 से 60 डेसिबल पे है। ठीक है, अगर हम बहुत तेज चिल्लाएंगे तो 80 डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, कैसे कंट्रोल करते हैं हम नॉइज़ पॉल्यूशन को? पहला, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मेरे घर में ये वाले में तो पूरे में साउंड एब्जॉर्बिंग लगा हुआ है, तो तुम कभी बाहर को आवाज़ अंदर नहीं सुनोगे, है ना। तो वो यूज़ करते हैं, फोम टाइप का होता है, तो वो साउंड प्रूफिंग और साउंड एब्जॉर्बिंग करते हैं। ठीक है, हॉर्न फ्री जोन बना दिया जाए, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, रेसिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे हॉर्न बजाना प्रोहिबिट किया जाए। ठीक है, क्रैकर और लाउड स्पीकर को बैन कर दिया जाए। ठीक है, एंड लाउड स्पीकर कब यूज़ होगा उस पर रोक लगाई जाए। तुम देखते होगे ना किसी टाइम पे भी कुछ भी लाउड स्पीकर, मतलब किसी पूजा का टाइम है या कुछ कुछ भी होता है, तो भाई तुमको पूजा करना है, पूरे मोहल्ले को थोड़ी बताना है, तो चलते रहता है पूरा, और एकदम मस्त एकदम फटा हुआ तानपुरा की तरह बजेगा, बजते रहेगा बजते रहेगा बजते रहेगा बजते रहेगा बजते रहेगा। ठीक है, तो ये दिक्कत आती है, तो उन सब से भी नॉइज पॉल्यूशन होता है ना। कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल करने के लिए एक स्कीम होता है, इसको कहते हैं ग्रीन मफलर स्कीम। तुम देखोगे जिसका घर सड़क पे रहता है, ठीक है, क्या करता है, अशोक और नीम का पेड़ लगा देता है अपने घर के बाहर, तो वो नॉइज एब्जॉर्ब करते हैं। अशोक और नीम के पेड़ जो है वो नॉइज एब्जॉर्ब करते हैं, तो मफलिंग कहते हैं इसको। ठीक है, मतलब साउंड एब्जॉर्बिंग ट्रीज हम लगाते हैं आउटसाइड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ साउंड इनटू आवर हाउसेस। ठीक है, तो प्लांटिंग trees as neem and ashok to prevent and absorb harmful noise। ठीक है, टू प्रिवेंट एंड एब्जॉर्ब हार्मफुल नॉइज, तो दीज आर द
कंट्रोल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है। वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो वाटर पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट्स इनटू अंडरग्राउंड वाटर और लेक, स्ट्रीम्स, रिवर, एस्चुरीज एंड सीज टू द पॉइंट विच सब्सटेंस हिंडर वाटर यूजेस फॉर इकोसिस्टम फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बात बता रहा है। क्या बताया भैया? वाटर पॉल्यूशन याद रखिएगा कि अगर 0.1% इम्प्यूरिटी है वाटर में, 1% इम्प्यूरिटी है वाटर में, तो दिस वाटर बिकम्स अनफिट फॉर ह्यूमन यूज। दिस वाटर बिकम्स अनफिट फॉर ह्यूमन यूज। ठीक है। तो तुम लोग जो गंगा जी में नहाने जाते हो उसका सुसु कर देते हो ना, कितना गलत काम कर रहे हो सोचो। वैसे तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं, इफ्लुएंट है। तो अब देखोगे ना कोई भी रिवर वाटर है ना, तुम हिमाचल में जाओ, हिमाचल में तुम जाके किसी नदी का पानी ऐसे रैंडमली पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही तुम ऋषिकेश के बाद पी के दिखा दो गंगा जी का पानी या यमुना का पानी, दिल्ली में अगर पी के दिखा दो यमुना का पानी, तो वही है ना कि हमारे रिवर के वाटर डायरेक्टली यूज़ करने लायक बचे नहीं, है ना। इनफैक्ट हैंडपम्प का भी पानी आजकल लोग आरओ में डाल के पी रहा है ना। नॉर्मल पानी तो मिल ही नहीं पा रहा, कि मतलब कि फ्री वाटर जो कहते हैं बिना प्यूरिफिकेशन के, वो तो नसीब में ही अब नहीं रहा है ना। तुम जैसे पहाड़ पे अभी जाओ, पहाड़ पे जाओ एकदम, बस कोई भी वाटरफॉल है, वाटरफॉल से नीचे डालो पानी और उसका पी लो पानी, एकदम मज़ा आ जाएगा। बट अभी देखो, अब यहाँ दिल्ली में कहीं भी पी के दिखा दो मुझे किसी भी रिवर, लेक या उसका पानी, तो वो डिफरेंस हो जाता है ना। ठीक। तो इंडियन गवर्नमेंट ने वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट लगाया था 1974 को, टू प्रोटेक्ट वाटर बॉडीज। ठीक है। बहुत अच्छी बात है। एक सवाल आया था, पॉल्यूशन इज अ फैक्टर दैट रिड्यूसेस बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। ऑब्वियसली है ना, ऐसा चीज जो बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस को रिड्यूस करेगा उसको हम पॉल्यूशन कहते हैं। तो वाटर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट कब लगा था? 1974 में। क्लियर है, इसमें कुछ दिक्कत तो है नहीं। ठीक। हमने बोला कि सिर्फ 0.1% इम्प्यूरिटीज के वजह से हमारा पानी अनफिट हो जाता है ह्यूमन यूज के लिए। ठीक है। अब इस इम्प्योरिटी में क्या क्या आ जाता है? इस इम्प्योरिटी में मेरा आता है सस्पेंडेड सॉलिड। ठीक है। सस्पेंडेड सॉलिड कैसा हो सकता है? सैंड, क्ले वगैरह जो भी ऐसे पानी में आ रहा है, मिट्टी वाला पानी। मिट्टी वाला पानी तुम नहीं पियोगे ना। ठीक है। कोलाइडल मैटर आ सकता है, तुमने पॉटी किया, बैक्टीरिया, फैब्रिक, कपड़ा वपड़ा। ठीक है। और डिजॉल्व मिनरल्स आ सकते हैं, जैसे नाइट्रेट, फॉस्फेट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब जो है डिजॉल्व सॉलिड्स में आ जाते हैं। ठीक है। सबसे डिफिकल्ट रिमूव करना होता है डिजॉल्व सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड पॉइजनस मेटल आयंस को वाटर से। सबसे डिफिकल्ट होता है इनको रिमूव करना। अभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आप पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, तो आप समझेंगे कि कैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम करता है। ठीक है। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल्स कैन बी फाउंड इन डोमेस्टिक सीवेज, बिल्कुल, एंड इट इज डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स जो एरोबिक इन नेचर होते हैं। दीज माइक्रोब्स आर एरोबिक इन नेचर। ठीक है। तो ये जो जितने बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल जो हम रिलीज कर रहे हैं वाटर में, तो आराम से अपने आप अपने आप अपने आप ठीक हो जाना चाहिए। तुम एक चीज देखना, कभी नोटिस करना कि तुम अपने आरओ का पानी लो, ठीक है, और उसको 2 महीने के लिए छोड़ दो। ठीक है। और वही तुम गंगा जल लो और गंगा जल को 2 महीने 3 महीने के लिए छोड़ दो या 1 साल के लिए भी रख लो, तो पानी में स्मेल नहीं आएगा गंगा जल में। बट अगर यही आरओ का पानी तुम 2 महीने 3 महीने बॉटल में छोड़ दोगे तो उसमें पानी का स्मेल आ जाता है। क्यों होता है? कि गंगा जल में या जो गंगा का पानी है उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रहता है। तो कोई भी अगर माइक्रोब्स है या कोई भी अगर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है, तो उसको क्या करता है, जो डिकम्पोजर्स होते हैं उसको ख़त्म कर देते हैं। तो डिकम्पोजर ख़त्म कर देते हैं तो पानी कंपैरेटिवली प्योर रहता है ना। बट हमने तो बैंड ही बजा दी है रिवर्स की अपने अभी, तो अभी का तो नहीं कह सकते सिचुएशन, बट ऐसे इन जनरल में बात करूंगा तो राइट। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस होता है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन जितना ज़्यादा रहेगा पानी में उतना अच्छा या उतना प्योर पानी है। ठीक है। तो आइए, तो एक चीज देखो, इसी को हम कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझो समझो। चिंटू बाबा यहां पे फिर से आते हैं, ही इज मिस्टर चिंटू।
मिस्टर चिंटू खुले में शौच करने के बहुत बड़े, मतलब उनको बड़ा मजा आता था जब बम्पी में घास लगे ना, तो एकदम मस्त खेत में पॉटी करते थे दबा के, ठीक है। और धोने नदी किनारे जाते थे, कभी कभी लग गया तो नदी किनारे भी पॉटी कर देते थे। तो मिस्टर चिंटू ने जो पॉटी किया, रिवर में गया। अब जो मिस्टर चिंटू का पॉटी है, ये नुकसान नहीं पहुंचा रहा रिवर को, टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर बात करो तो। क्या क्यों भैया? तो जो इनका पॉटी था, पॉटी क्या था इनका? ऑर्गेनिक मैटर ही था, पत्थर तो खा नहीं रहा है। पॉटी क्या था इनका? ऑर्गेनिक मैटर ही था। अब ये ऑर्गेनिक मैटर क्या हुआ? ये ऑर्गेनिक मैटर मेरे पास क्या थे? मेरे पास थे डीकम्पोजर्स, ठीक है। ये डीकम्पोजर इस ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड कर देगा और जो खराब चीज है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये डीकम्पोजर्स को भी भैया कुछ चाहिए, इस डीकम्पोजर्स को ऑक्सीजन चाहिए या एरोबिक इन नेचर होगा। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन जितना ज्यादा रहेगा, देखो डिसॉल्व ऑक्सीजन जितना ज्यादा रहेगा, ठीक है, पॉल्यूशन उतना कम रहेगा, ठीक है। तो जितना ऑक्सीजन है उतना ऑक्सीजन का डिमांड कम है, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा है तो बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगा? कम। तो अब केस 2 समझो, ये तो केस 1 था, चिंटू ने पॉटी किया, ठीक है। अब चिंटू ने घर बना लिया। अब क्या हुआ कि यहां पे नदी जा रहा था, बह रहा था, ठीक है, ये मान लो ये नदी है, ठीक है, नदी है, ठीक है। यहाँ पे चिंटू ने अब फैमिली प्लानिंग करके चिंटू का घर हो गया, ठीक है, ये तेरा घर ये मेरा घर। और प्रधानमंत्री वो पॉटी सुसु योजना में इसने अपने घर पे पॉटी भी बना लिया, ठीक है, इसने अपने घर पे प्रधानमंत्री पॉटी सुसु योजना में कमोड बना लिया, ठीक है। अब क्या हुआ? चिंटू एंड चिंटू फैमिली मस्त यहाँ पे खाली टाइम था, खाते थे और करते थे। इसका जो सीवेज लाइन था, इसका जो सीवेज लाइन था ये नदी में जाके मिल रहा था। इसका जो सीवेज लाइन था ये नदी में मिल रहा था, ये पॉइंट ए है नदी का, ठीक है। तो धीरे 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 अब इस रीजन की बात करेंगे, नदी के इस रीजन की बात करेंगे, तो यहां पे भर भर के किया है इन्होंने, यहां पे भर भर के किया है। तो यहां पे ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, बायोमास या कुछ भी जो प्रोड्यूस कर रहा है वो ज्यादा होगा। छोड़ो ऑर्गेनिक मैटर करो, बायोमास से कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पे डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि माइक्रोब को ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना पड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर बह बह के पानी ज्यादा हो गया, थोड़ा थोड़ा डिजोल्व भी हो गया। तो जैसे ये यहां पे जाते जाएगा, अब इसका पॉटी ऐसे विस्तृत हो रहा है और जैसे जैसे आगे जा रहा है, तो जब यहां से यहां जा रहा है तो क्या हुआ? यहां से यहां जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो बढ़ता जाएगा और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम होता जाएगा। तो ये सोर्स है। तो सोर्स के पास हमेशा जो बीओडी रहेगा वो ज्यादा रहेगा और डिजॉल्व ऑक्सीजन कम रहेगा। तो यहां पॉल्यूटेंट भी ज्यादा है और यहां पॉल्यूटेंट, समझ में आया? समझ में आया सबको? समझ में आया सब? समझ में आया सबको, है ना? तो यही चीज यहां पे देखिए, तो यही देख रहा है। तो जहां पे सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है वहां पे वहां पे वहां पे मेरा बीओडी ज्यादा है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है। जैसे जैसे सोर्स से हम दूर जाते जा रहे हैं तो मेरा बीओडी कम होते जा रहा है और डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ता जा रहा है। याद रखिएगा,
जितना ज्यादा डिसॉल्व ऑक्सीजन है उतना प्योर पानी है, जितना कम डिसॉल्व ऑक्सीजन है उतना इम्प्योर पानी है। तो बीओडी इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर। तो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो बीओडी ज्यादा होगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होगा, और बीओडी ज्यादा होगा। प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। तो हमेशा सीवेज डिस्चार्ज के सोर्स के पास ये ज्यादा होगा। क्लियर है? सीवेज डिस्चार्ज के सोर्स के पास ये ज्यादा है। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। माइक्रोब्स रिक्वायर ऑक्सीजन ड्यूरिंग बायोडिग्रेडेशन। माइक्रोब्स रिक्वायर ऑक्सीजन ड्यूरिंग बायोडिग्रेडेशन बताया। It causes a significant drop in dissolved oxygen and aquatic organism die as a result of this. Again यहीं पे अगर dissolved oxygen कम हो जाएगा तो fish mortality बढ़ जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड may not be an effective indicator of pollution in water body receiving पेट्रोलियम इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्यों? बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर की ही सिर्फ हम बात कर रहे हैं। अगर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के टर्म्स में पॉल्यूशन देखना है तो बीओडी को हम मेथड मानेंगे, बट पेट्रोलियम स्पेसिफिक अगर चीजें हैं तो हम बीओडी को मेथड नहीं मांगेंगे, क्योंकि बीओडी का यहाँ पे रोल नहीं आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिए। बहुत अच्छा, अगला आते हैं। अब आते हैं वाटर पॉल्यूशन से क्या क्या होता है। सबसे पहले आते हैं एल्गल ब्लूम। क्या होता है? एक लेक है, तुम देखोगे ना, तुम अपने घर पे कोई भी पॉन्ड देखना, दादी घर जाते होगे, नानी घर जाते हो, गांव जाते होगे, तो वहां पे कोई पॉन्ड देखना, वो पॉन्ड एकदम हरा होकर रहता है, एकदम एकदम हरा, है ना, एकदम गंदा स्मेल आता है उस पॉन्ड के पास से, है ना। इसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। होता क्या है कि एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक एल्गे अकर्स व्हेन देयर इज मोर न्यूट्रिएंट इन वाटर। इसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। तो सपोज मान लो बढ़िया एक लेक था, ठीक है, चिंटू ने यहां भी कर दिया, बढ़िया एक लेक था, एक बहुत बढ़िया अच्छा सा एक लेक था, नीला नीला पानी था, बढ़िया था, ठीक। लेकिन हल्का होने पूरा गांव इसी लेक में आता था, ठीक है, जो भी कचरा फुचरा सबका इसी गांव गांव का पूरा यहाँ पे आया, ठीक है। तो धीरे धीरे यहाँ पे न्यूट्रिएंट बढ़ गया, न्यूट्रिएंट है ना भाई ऑर्गेनिक मैटर, तो धीरे धीरे यहाँ पे न्यूट्रिएंट बढ़ता गया। अब न्यूट्रिएंट जैसे बढ़ा, अब न्यूट्रिएंट बढ़ा तो क्या हुआ, एल्गल ग्रोथ बढ़ गया, फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ बढ़ गया। तो जो ऊपर वाला पूरा लेयर था, जो ऊपर वाला पूरा लेयर था, उस पर क्या हुआ, उस पर फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ हो गया। अब समझो उससे कितना नुकसान है, ठीक है। इससे क्या हुआ, यहाँ पे प्लैंक्टोनिक फाइटो प्लैंक्टन ग्रोथ हो गया, या तुम एल्गल ग्रोथ कह सकते हो इसमें। अब इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ समझो, अब इसके ऊपर पूरा एक लेयर है, तो जो यहाँ ऑक्सीजन बाहर एटमॉस्फेयर में था उसका एक्सेस कट हो गया, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लेवल है धीरे 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 खत्म हो जाएगा। डिसॉल्व ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है यहाँ पे धीरे धीरे कम हो जाएगा, और नया सोर्स है नहीं, है ना, नया सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है नहीं। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे फिश मोर्टेलिटी, जितनी मछलियां मर जाएगी, है ना, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता जाएगा, ठीक है, टॉक्सिक हो जाएगा पानी, है ना, और ये सड़ जाएगा, धीरे धीरे ये लेक सड़ जाएगा और खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम, ठीक है। तो इट गिव्स वाटर अ डिस्टिंक्ट कलर एंड डिग्रेड्स वाटर क्वालिटी लीडिंग टू डेथ ऑफ फिश। सम ब्लूम फॉर्मिंग एल्गे आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू ह्यूमन बीइंग एंड, इसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। दूसरा वाटर हायसिंथ भी बहुत दुख का बात है, तुम देखोगे ना बहुत नदी में खूब सारा वाटर हायसिंथ पूरा भरा था, तुम जैसे मतलब बंगाल में भी जाओगे तो तुमको दिखेगा, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट ट्रबलसम एक्वाटिक वीड। क्यों भैया, ये बताए ना ऑफसेट के थ्रू ग्रो कर जाता है, तो एक लगाओगे पूरा भर देता है, ठीक है, और इसको हटाना बहुत दिक्कत हो जाता है।
तो ये क्या करता है अगेन, ये क्या करता है, ये डिसॉल्व ऑक्सीजन को कम कर देता है, क्योंकि एक लेयर पूरा बना दिया, लेयर बना दिया तो वाटर सरफेस के उसमें नहीं है, तो अगेन ये भी डिसॉल्व ऑक्सीजन को कम कर देता है, सॉरी बढ़ा दिया एक मैंने, डिसॉल्व ऑक्सीजन को कम कर देता है और फिश मोर्टेलिटी बढ़ जाता है। तो और प्लस शिप वगैरह को भी ये बहुत दिक्कत पहुंचाता है, तो ये वाटर हैसिन भी को हम टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। ठीक है, दूसरा डिसेंट्री, टाइफाइड, जॉन्डिस, कोलेरा एंड बाकी डिजीज भी होता है हाउस होल्ड सीवेज या जहां यहां से। ठीक है, डीडीटी से बायोमैग्निफिकेशन होता है, अभी हम बात करेंगे उस पर। ठीक है, हैवी मेटल लाइक मरकरी, मरकरी से मिनीमाटा डिजीज होता है, लिखिए मरकरी क्या होता है कि समुद्र में मरकरी जाएगा, मरकरी को मछली खाएगी और मछली को तुम खाओगे तो तुमको डिजीज होगा। ठीक है, तो मरकरी से लिखिए क्या हो रहा है, कौन सा डिजीज होता है, मिनीमाटा। ठीक है, कैडमियम से इटाई इटाई और आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज, तीनों पे सवाल आया है। ठीक है, लिख लीजिए, मरकरी से मिनीमाटा, कैडमियम से इटाई इटाई और आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज, तीनों पे सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो लिखिए मरकरी, कैडमियम, कॉपर, लेड से हेवी मेटल टॉक्सिसिटी होता है, लेड से हेवी मेटल टॉक्सिसिटी। तो ये सबसे, जो जैसे तुम समंदर का पानी यूज कर लिए या कोई खराब पानी यूज कर लिए या उसमें रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा लिए, तो उससे आपको बीमारी होता है। एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन समझो, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है, जैसे मरकरी, डीडीटी, ये जैसे जैसे ऊपर के ट्रॉपिक लेवल पे तुम जाते जाओगे उसमें इसका एक्यूमुलेशन होते रहता है। ठीक है, तो ये फूड चेन में जैसे ऊपर जाओगे इसका कॉन्सेंट्रेशन और एक्यूमुलेशन बढ़ता जाता है। ठीक है, द टॉक्सिकेंट इज अनेबल टू मेटाबोलाइज और एक्सक्रीटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एज इट इज पास टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल एंड इज कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। तुम देखो यहाँ पे, तुम देखो यहाँ पे कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ कि वाटर में इतना कम था, जू प्लैंकटन में बढ़ गया, स्मॉल फिश में और बढ़ गया, लार्ज फिश में और बढ़ गया और फिश ईटिंग बर्ड्स में सबसे ज्यादा हो गया। ठीक है, अब ये डीडीटी क्या करेगा, इंटरफेयर करता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से, कैल्शियम और क्या करता है ये, और उसके बाद ये क्या करेगा, ये थिनिंग ऑफ एक्सेल करता है, थिनिंग ऑफ एक्सेल, जो अंडा का छिलका होता है उसको पतला कर देता है, तो प्री मैच्योर हैचिंग हो जाता है और इससे बर्ड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, बर्ड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है। ठीक है, इससे क्या हो गया, बर्ड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो गया, इससे क्या हो गया, बर्ड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो रहा है ड्यू टू दिस। तो तुम सोचो जब डीडीटी आया था, डीडीटी आया था तभी इसको आविष्कार माना गया, हमने डीडीटी को पेस्टिसाइड की तरह यूज किया था, तभी लगा कि अरे यार कमाल का चीज आ गया, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ गया। आपको कुछ सालों बाद, मतलब 10 साल 15 साल बाद आपको इसका इंप्लीकेशन पता चला, अरे यार ये तो बर्ड तक पहुंच रहे। तो यही होता है ना, हम कुछ आविष्कार करते हैं, वो आविष्कार बून होता है या श्राप होता है वो बाद में पता चलता है, राइट। तो ये चीज यहाँ पे बात किया, तो डीडीटी इन हाई क्वांटिटी डिस्टर्ब्स कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स कॉजिंग एक्सेल थिनिंग एंड प्रीमेच्योर ब्रेकेज इवेंचुअली लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्रीज। ठीक है, तो याद रखिएगा सीगल हैज हाईएस्ट डीडीटी कंसंट्रेशन इन द एक्वाटिक फूड चेन, क्योंकि सबसे ऊपर ट्रॉपिक लेवल पे, जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल पे ज्यादा जाएंगे बायो मैग्निफिकेशन होगा। ठीक, एक और टर्म है, इसको हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन क्या होता है बेटा, इट इज द प्रोसेस ऑफ नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। देखो समझो, हमने सक्सेशन पढ़ा था पिछले इकोसिस्टम में, हमने सक्सेशन पढ़ा था इकोसिस्टम, तो होता क्या देखो,
एक लेक है, कोल्ड ठंडा लेक है, एकदम एक लेक है, बिल्कुल ठंडा लेक है, जो लाइफ सपोर्ट नहीं कर रहा, जो लाइफ सपोर्ट नहीं कर रहा, ये न्यूली फॉर्म लेक है, ठीक है, ये न्यूली फॉर्म लेक है जो लाइफ सपोर्ट नहीं कर रहा। धीरे धीरे इसमें सक्सेशन होगा, धीरे धीरे इसमें लेक आएगा, ठीक है। तो ये लेक है न्यूली फॉर्म लेक, ठीक, क्या है, कोल्ड है एंड नो न्यूट्रिएंट। धीरे धीरे इसमें क्या होगा, धीरे धीरे इसमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ते जाएंगे, है ना, धीरे धीरे इसमें क्या होगा, इसमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ते जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं नेचुरल यूट्रोफिकेशन, जहां पे तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, तो इसको हम नेचुरल यूट्रोफिकेशन, धीरे धीरे न्यूट्रिएंट बढ़ते जाएंगे, इसमें लाइफ आता जाएगा और धीरे धीरे एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मर जाएगा, हजारों साल के बाद एक लेक खत्म हो जाता है, ठीक। बट यहाँ पे फिर से चिंटू आ गया, चिंटू ने यहाँ भी भगना स्टार्ट कर दिया, है ना। अगर चिंटू यहाँ भी पॉटी कर रहा है दबा के, तो क्या हुआ, ऑर्गेनिक मैटर आ रहा है, न्यूट्रिएंट इनरिच हो रहा है, तो क्या होगा, रेट ऑफ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट बढ़ जाएगा, तो इसका जो यूट्रॉफिकेशन का प्रोसेस है बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कल्चरल और एक्सिलरेटेड यूट्रॉफिकेशन, समझे। तो देखो, तो द वाटर इन न्यूली बॉर्न लेक इज चिली एंड ट्रांसपेरेंट और इट लैक्स न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट नहीं है तो भैया इसमें वेजिटेशन या ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम जैसे न्यूट्रिएंट डालते हैं, जैसे मतलब मान लो कोई एक खेत से पानी आ रहा है और इसी लेक में चला जा रहा है, अब उसमें क्या था, फर्टिलाइजर्स था, फर्टिलाइजर से न्यूट्रिएंट बढ़ गया, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे लेक का फर्टिलिटी को बढ़ाएगा और इसमें धीरे 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 लेक में लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादा 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 होते जाएंगे, ठीक है। इवेंचुअली क्या होगा कि पूरा लेक भर जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, लेक मर जाएगा। बट ये नेचुरल प्रोसेस बहुत टाइम लेता है। बट अगर अगर हम पॉल्यूटेंट्स ऐड करते हैं जैसे इंडस्ट्री, हाउस होल्ड वगैरह, तो ये एक्सिलरेटेड फॉर्म में हो जाता है, जिसको हम एक्सिलरेटेड या कल्चरल यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। इट अकर्स ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, क्या होता है, इट अकर्स ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। तो इंसान के हरकत की वजह से जो यूट्रॉफिकेशन होता है उसको हम कल्चरल या एक्सिलरेटेड यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। बहुत क्लियर है, क्लियर है, तो यही आ गया, ठीक। तो देखिए, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स आर द मेन पॉल्यूटेंट, दे एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ एल्गे ड्यू टू एक्सेसिव डिग्री एंड डिप्लीट्स वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक। ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर, तो थर्मल पावर प्लांट्स के कारण भी होता है। क्या होता है कि पानी इनिशियली कैसा था, बहुत ठंडा था, अब मान लो थर्मल पावर प्लांट से गर्म पानी आ रहा है लेक में, तो उसका जो नेचुरल हैबिटेट है उसको भी नुकसान करेगा और वहाँ के लोकल फ्लोरा और फौना को भी नुकसान पहुँचाएगा। मतलब तुम इन शॉर्ट समझ लो, हमने सब जगह से इन्वायरमेंट की बत्ती लगा दी है, दिख रहा है ना, हर जगह से हमने इन्वायरमेंट का बैंड बजाया है। चल, अब आते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक नया स्कीम आया था, मतलब एक जगह पे अच्छा काम किया गया है, नेचुरल। देखो, कभी भी कोई सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, तुम देखो कोई भी सॉल्यूशन जो सक्सेसफुल है वो सस्टेनेबल और ऑटोमेटेड होना चाहिए, अपने आप हो जाए, तभी वो सस्टेनेबल मॉडल होता है, तभी वो। मनुष्य प्रजाति बहुत आलसी प्रजाति है ना, तो करेगा नहीं, रिसोर्स लगेगा कहीं पे तो कुछ दिन प्रोजेक्ट चलेगा फिर खत्म हो जाएगा। तो अगर कोई चीज सस्टेनेबल है, अपने आप है, चल रहा है, तो बहुत सही इनिशिएटिव होता है। तो देखिए, तो क्या हुआ कि रेसिडेंट्स ऑफ अरकाटा, एक जगह है कैलिफोर्निया नॉर्थ कोस्ट पे, तो दे कोलैबोरेटेड विद बायोलॉजिस्ट ऑफ हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी एंड डेवलप्ड एन इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर सिस्टम। क्या किया इन्होंने, इन्होंने ढूंढा, ठीक है, और 60 हेक्टर जमीन ऐसा बनाया, जैसे सपोज मान लो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट यूज किया, ठीक है। तो पहला जो भी पानी आ रहा था, सपोज मान लो मैं समझाता हूँ, सपोज मान लो कि ये समंदर है, ठीक है, इधर मान लो यहाँ पे ऐसे समंदर, ठीक है, समंदर नदी जो भी समझ लो, ठीक है, ये मान लो ये वाला जो एरिया है तुम्हारा समंदर, ठीक, लेट्स से ये समंदर, ठीक है, और यहाँ से नाले का पानी आ रहा है, ठीक है, लेट्स से यहाँ से नाले का पानी आ रहा है। तो आइडियली होता क्या कि ये नाले का पानी डायरेक्टली समंदर में चला जाता, ठीक है। बट ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे बोल रहे हैं कि भैया
हम इसका सेडिमेंटेशन कर देते हैं। सेडिमेंटेशन समझते हो? हमने वेस्ट कैसा कैसा देखा था? हमने देखा था कि डिजॉल्व वाला वेस्ट होता है, ठीक है। दूसरा हमने देखा था ऑर्गेनिक वेस्ट होता था, और तीसरा हमने देखा था क्ले सिल्ट, वो है ना जो अनडिजॉल्व वेस्ट है। तो हमने सेडिमेंटेशन करके क्ले को बिठा दिया, ठीक है। फिल्ट्रेशन करके जो कचरा कुचरा था जैसे पानी, पॉलीथीन वगैरह, उसको हटा दिया, ठीक है। और क्या किया? और हमने क्लोरीन ट्रीटमेंट करके जो खराब चीज़ थी, जो टॉक्सिक चीज़ थी या कोई पैथोजन था, उसको ख़त्म कर दिया, ठीक। अब हम चाहे तो ये वाला पानी डाल सकते थे इसमें, नहीं। क्यों नहीं डाल सकते थे? अभी मेरे पास दो चीज़ है यहाँ पे, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है, और दूसरा मेरे पास क्या है? दूसरा डिजॉल्व सॉल्यूट्स या डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया? इसने बोला कि ब्रो इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। क्या? कि हम ऐसे प्लांट्स लगा दें, ठीक है। हम ऐसे प्लांट्स यहाँ पे लगा दें और इसके थ्रू क्रॉस कराएं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट को लेता हो। सपोज मान लो कि कोई प्लांट है जो फॉस्फेट लेता होगा, कोई प्लांट है जो नाइट्रोजन लेता होगा, कोई प्लांट है जो कुछ और लेता होगा। तो इसने बोला कि ब्रो हम ऐसा करते हैं कि इसको इन प्लांट्स के थ्रू पास कराते हैं और उसके बाद फिर फाइनली यहाँ पे छोड़ते हैं, ठीक है, इन प्लांट्स के। तो ये अभी दिल्ली में भी लोग कर रहे हैं लेक के साथ, ठीक है, छोटे प्रोजेक्ट पे, बाय द वे उनको समझाते हैं, ठीक है। सेम चीज़ लेक रिस्टोरेशन में यही काम कर रहे हैं। तो ये मार्शी लैंड के थ्रू क्रॉस कराते थे, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो मेरा डिजॉल्व सॉल्ट था या जो मेरा ऑर्गेनिक मैटर था वो भी ठीक होगा, और यहाँ पे स्लाइटली प्योर वाटर या बेरेबल वाटर नदी में छोड़ा गया। तो इस रीजन को, इस रीजन को बोला गया, इस रीजन को बोला गया, इस रीजन को बोला गया अरकाटा, ठीक है। इट इज 60 हेक्टर ऑफ मार्श लैंड, ठीक है। 60 हेक्टर का मार्श लैंड था जहां पे ये किया गया, ठीक है। तो क्या किया भैया? तो द रेसिडेंट्स ऑफ अकाटा इंटीग्रेटेड वेस्ट सिस्टम किया, ठीक है। तो द रेसिडुअल कंटामिनेंट्स क्या? हैवी मेटल्स वेर एलिमिनेटेड यूजिंग अ नोवेल अप्रोच। क्या? तो 60 हेक्टर्स ऑफ मार्श लैंड वॉज क्रिएटेड बाय 6 इंटरकनेक्टेड मार्शेस, ठीक है, पानी से ज्यादा। इससे क्या हुआ? हमने राइट प्लांट, एल्गे, फंगाई और बैक्टीरिया उसमें डाला। पॉल्यूटेंट्स आर न्यूट्रलाइज एंड एसिमुलेटेड बाय देम, और जो वाटर उससे बाहर निकलता था वो प्यूरिफाई होके निकलता, ठीक, ठीक। तो उसकी वजह से उस मार्श लैंड में एक अलग वेजिटेशन हो गया, ठीक है। तो द मार्श ऑल्सो सर्व्स एज अ वाइल्ड लाइफ रेफ्यूजी टू हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन फॉर्म ऑफ फिश, मैमल्स एंड बर्ड, जो वहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब उसको प्रोटेक्शन के लिए एक कमिटी बन गया जिसको हम फोम कहते हैं, फ्रेंड्स ऑफ अरकाटा मार्श, जो इसको ओवरसी करता है। तो इससे क्या हुआ? इवेंचुअल जो पानी मेरा आ रहा है वो प्योर पानी आ रहा है, और सीवेज पानी समंदर में नहीं जा रहा, तो हम समंदर को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ठीक है। तो ये वाला काम किया था। दिल्ली में भी यही कर रहे हैं। दिल्ली में भी क्या किया है कि इन्होंने वैसे ही प्लांट लगाए। बैंगलोर में एक इनिशिएटिव किया गया था लेक को रिवाइव करने के लिए, कि हम लेक में वैसे पौधा लगा रहे थे जो उस डिजॉल्व मिनरल्स को अब्जॉर्ब कर रहा है। तो इवेंचुअली और भी जगह इस चीज को फॉलो किया जाता है। अब आते हैं इको सैंड टॉयलेट, ठीक है। बढ़िया जुगाड़ ये भी कि भाई ये जो चिंटू वाला जो समस्या है उस समस्या को दूर कर दिया जाए। तो बहुत आसान तरीका है, ठीक है। अगेन जो काम चिंटू ने किया था, हमने देखा था चिंटू का क्या था, घर था, चलो चिंटू घर अच्छे से नहीं बना। दिस वाज चिंटूज होम, ठीक है। अब जहां प्रधानमंत्री योजना में इसने एक पॉटी बनाया था, दो बनवा लेता झंझट खत्म हो जाता। तो क्या कह रहा है, जो चिंटू का पॉटी था, ये मान लो पॉटी रूम था चिंटू का, ठीक है। इस पॉटी रूम को हम दो गड्ढे से जोड़ देते हैं। इसका पाइप था, ये एक डब्बा, ये दूसरा डब्बा, यहां से जोड़ दी, ठीक है, यहां से जोड़ दिया। अब चिंटू यहां बैठ के पॉटी कर रहा है, ठीक है। पॉटी कहां जा रहा है? इस वाले बॉक्स में, इस वाले, सॉरी, पॉटी कहां जा रहा है? इस वाले गड्ढे में। तो इस गड्ढे में धीरे 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 पॉटी भर गया, ठीक है। तो मान लो इस पॉटी को इसने, इस गड्ढे को इसने 2 साल में भर,
ठीक। अब इस गड्ढे को रहने देता है, अब इस गड्ढे को रहने देंगे, ठीक है। अब ये चिंटू क्या करेगा, चिंटू बोलेगा ब्रो एक काम करते हैं, ठीक है, ये वाला इधर वाला साइड वाला खोल देते हैं। तो अब क्या हुआ, दोबारा पॉटी डक 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 इस वाले गड्ढे में भरने लगा, ठीक है। तो जब इस वाला गड्ढा, ये वाला गड्ढा भर जाएगा, तब तक ये वाला जो गड्ढा है ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉम्पोस्ट में, है ना। जो इसका पॉटी है वो कॉम्पोस्ट या मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको खेत में यूज कर सकते हैं, जिसको हम फील्ड्स में यूज कर सकते हैं फॉर फर्टिलाइजर, ठीक है। तो ये वाला गड्ढा साफ कर देगा, फिर ये चेंज करता जाएगा, ये चेंज करता जाएगा, ये चेंज करता जाएगा, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या होगा, जो वेस्ट है वो वेस्ट नहीं जाएगा। इससे दो फायदा होगा, पहला वाटर बचा, जो फ्लश पानी कर रहा है वो पानी धीरे 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 जमीन में ही तो जा रहा है ना, तो एक तो ग्राउंड वाटर हमारा रिचार्ज होते रहता है, दूसरा क्या हुआ, पॉटी कहीं और जा नहीं रहा इसका। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आ गया? तो इसको हम कहते हैं इको सैंड टॉयलेट। तो ठीक है, तो इट इज अ सस्टेनेबल सिस्टम ऑफ हैंडलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटर, यूज ऑफ ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेटेड इन सेफ डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट। तो जैसे मैं गया था वहां पे ब्यास कुंड ट्रैक पे, ठीक है, तो वहां पॉटी तो होता नहीं है, कमोड के नाम पे कमोड थोड़ी है, तुमको कुछ नहीं है, कैंप में तुमको रहना है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि कैंप बनाते हैं और कैंप में गड्ढा खोद देते हैं, ठीक है। तुम जाओ वहां पॉटी करो और उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, ठीक है। तो वही होता है वेस्ट। तो उसमें तुम पहले नंबर पे चले गए तब तो बढ़िया है, नहीं तो फिर तो जो सुगंध आता है ना आपको ठंडी हवा के साथ की, फील ही आ जाएगा, राइट। चल, तो ये वाला चाहिए इको सैंड टॉयलेट, ठीक है। तो इट इज अ प्रैक्टिकल, हाइजेनिक एंड इफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ डिस्पोजिंग ह्यूमन वेस्ट, ठीक है। एक्सक्रीटा फ्रॉम ह्यूमन कैन बी रिसाइकल इनटू यूजफुल रिसोर्स दैट इज नेचुरल फर्टिलाइजर। केरला और श्रीलंका में इको सैंड टॉयलेट चलते हैं। केरला श्रीलंका क्या, मेरे घर में भी पहले यही था। इसका लेकिन ड्रॉबैक बहुत सारा है। ड्रॉबैक बताएं क्या होता है, कि मान लो तुम्हारे घर में बारिश हुआ, ठीक है, तो मेरे यहाँ क्या होता था कि बारिश हुआ तो क्या होता था, जो टैंक है टैंक भर जाता था पानी से, और पॉटी उसके बाद फिर डायरेक्शन बदल देता था एकदम, तुमको ऐसे कमोड में दिखेगा फिर ऊपर आके। तो बरसात के टाइम पे फिर तुम यूज़ नहीं कर पाओगे, इसका ड्रॉबैक भी है जो बता नहीं रही है एनसीईआरटी, ठीक है। चल, बढ़िया। तो इसको हम कहते हैं इको सैंड टॉयलेट, यही वाला देखो, है ना। तो यहाँ पे देखो, डाइवर्जन दे दिया, सूसू के लिए अलग रास्ता दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे कंपोस्ट, इसको निकालोगे तो ये दो डब्बा है, तो जब ये वाला भर जाएगा तो इधर से इसको निकाल लो, और जब ये वाला भर जाएगा तो इसको निकाल लो, है ना। तो ऐसे करके चलता है इको सैंड टॉयलेट। इसमें दो फायदा है कि फ्लश करने में पानी कम लग रहा है, ठीक है, और दूसरा कि पट कहीं और जाने का। चल, बहुत बढ़िया। आइए अब आते हैं सॉलिड वेस्ट और एग्रोकेमिकल वेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके कैन में, थ्रैश में, कूड़ेदान में जाता है उसको सॉलिड वेस्ट कहते हैं। म्युनिसिपल वेस्ट तुम देखोगे ना दिल्ली में, तो गाजीपुर एक जगह है, ठीक है, जाओगे तो ऐसा लगेगा तुमको पहाड़ आ गया दिल्ली में, और पहाड़ नहीं, कूड़े का ढेर है। तो सोचो इतना ज़्यादा सॉलिड वेस्ट आता है। अभी सॉलिड वेस्ट बढ़ता जा रहा है ना। रोज तुम्हारे, मेरे घर से रोज कम से कम 2 डब्बा कचरा निकलता होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो वो सब सब वेस्ट ही है ना। तो कहाँ कहाँ से आ सकता है भैया, म्यूनसिपैलिटी रेसिडेंस से आता है, ऑफिस से आता है, स्टोर से आता है, स्कूल से आता है, हॉस्पिटल से आता है, बाकी सब जगह से आता है। अब सब वेस्ट को हम जला भी नहीं सकते, ठीक है, और हम उसको कहाँ भरें, तो सबसे पहले जो तरीका यूज किया गया था, हम क्या यूज करते थे, लैंडफिल्स करते थे, ठीक है। क्या था कि पहले अगर मान लो जमीन पे ऐसे रख दिए, मतलब वेस्ट रख दिए ऐसे, सड़क पे कहीं कूड़े जमा करके रख दिए, तो दो चीज होता था, पहला महकता था बहुत ज्यादा, और दूसरा क्या था, हवा हुआ आता था तो उड़ उड़ जाता था कूड़ा। तो इसने क्या किया, भैया एक काम करते हैं, गड्ढा खोदो और गड्ढे में वेस्ट डाल दो, इसको हम कहते हैं सैनिटरी लैंडफिल्स, ठीक है। लेकिन भैया इसको दिक्कत बहुत था, इसका लिमिटेशन क्या था, पहला कि अमाउंट ऑफ गार्बेज प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा है, तो ये साइट्स ओवरलोड हो जाते, तो उस पर पहाड़ बन गया अब। प्लस हम सेग्रीगेट अच्छे से वेस्ट नहीं करते, तो केमिकल सीपेज हो सकता है ग्राउंड वाटर में चला जाए, और मेरे ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर दे, तो वो भी बहुत ख़राब चीज़ है। तो ये चीज़ यहाँ पे कंटेमिनेट्स ग्राउंड वाटर, उससे पॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करना स्टार्ट किया। कैसा, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होगा फर्दर रिसाइकलेबल
और नॉन रिसाइकलेबल, है ना, कि किसी को रिसाइकिल कर सकते हैं, किसी को रिसाइकिल नहीं कर सकते। रिसाइकिल मतलब रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल तो भाई उसको गाड़ दो, इवेंचुअली एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो सड़ जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, वेस्ट रहेगा नहीं, ठीक है। रिसाइकलेबल को आप रीयूज कर सकते हो, इससे जो आपका अमाउंट ऑफ जो वेस्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। नॉन रिसाइकलेबल को अब आपको देखना है उसका क्या करना है, ठीक है। या तो उसको डंप करो या उसको जला दो, है ना, तो वो करते हैं। तो आइए, तो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और रिसाइकलेबल, जैसे प्लास्टिक, ई वेस्ट, ई वेस्ट जैसे कह सकते हैं उसका ई वेस्ट हो गया, जैसे फ़ोन का कुछ कुछ चिप, है ना, कुछ मेटल्स, हम इसको री यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया डंपिंग ग्राउंड बन गया है सेकेंड हैंड फ़ोन का, तुम देखोगे ना, अ, इतने सारे फ़ोन लोग हर साल फ़ोन बदल रहे हैं, तो वो भी एक ई वेस्ट है ना, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब कि भाई जो डिग्रेड तो होगा नहीं और तुम उसको यूज भी नहीं कर सकते, जैसे मान लो कि बिस्लरी का बोतल प्लास्टिक, अब तो खैर यूज कर सकते हैं उसको, वो रिसाइकलेबल में आ गया। बट बहुत ऐसी चीज़ है, जैसे मान लो सिरिंज, सिरिंज को तुम रीयूज नहीं करोगे ना, बीमारी हो सकता है, ठीक है। तो पॉली बैग, प्लास्टिक बैग, सिरिंज वगैरह जिसमें खराब चीज़ है तो उसको तुम रिसाइकिल नहीं कर सकते। बायोडिग्रेडेबल वैसा मैटर है जिसको अपने आप, जैसे पेपर का वेस्ट हो गया तो इसलिए हम लोग पेपर बैग यूज़ करते हैं, खाने का वेस्ट हो गया, ये सब बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। टॉक्सिक केमिकल, डिसइंफेक्टेंट्स, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड इन हॉस्पिटल वेस्ट। तो हॉस्पिटल वेस्ट को हम जला देते हैं यूजिंग इंसिनरेटर, आग लगा दिए, ठीक है। याद रखिएगा, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं इंसिनरेशन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में बर्न करते हैं तो हम इसको पायरोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस से बर्न कर रहे हैं तो इंसिनरेटर है, अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस से बर्न कर रहे हैं तो उसको हम पायरोलाइसिस कहते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करेंगे। ई वेस्ट रिफर्स टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक गुड, जैसे कंप्यूटर वंप्यूटर सब, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल ही है, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसको रिसाइकल करें। जिसको रिसाइकिल नहीं करते हैं उसको हम या तो जलाते हैं या लैंडफिल्स में डालते हैं, ठीक है। बट रिसाइकिल करने में भी दिक्कत है कि बहुत सारे टॉक्सिक वेस्ट निकलते हैं या बहुत सारे रेडिएशन निकलते हैं जिसके कारण प्रॉब्लम्स आती है। तो इसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे हम ई वेस्ट को रिसाइकिल कर पाए, ठीक है। याद रखिएगा, ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड ई वेस्ट इज एक्सपोर्टेड टू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर रिसाइकलिंग, हुज सेवरल मेथड्स आर रिकवर्ड। तो ये भी बहुत धंधा यहाँ पे स्क्रैप का देखोगे ना, तो क्या होता है कि जो जितने चिप्स वगैरह हैं तो उसमें बहुत सारे मेटल्स यूज होते हैं, उन मेटल्स को रिसाइकल किया जाता है और बाकी चीज़ों को फिर या तो जला दिया जाता है या डंप कर दिया जाता है। तो ई वेस्ट का भी हम रिसाइकलिंग कराते हैं। चलो, बट अब आओ प्लास्टिक वेस्ट के रेमेडी के लिए किया था काम। तो अहमद खान थे, बैंगलोर बेस्ड प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चरर। ही डिस्कवर्ड एन अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। तो इसने क्या यूज़ किया, इसने पॉली ब्लेंड यूज़ किया, दिस इज अ फाइन पाउडर, ठीक है। पॉली ब्लेंड कैसे, रिसाइकिल प्लास्टिक से बनता था। एंड पॉली ब्लेंड इज अ मिक्सचर ऑफ बिटुमेन एंड पॉलीमर टू बिल्ड रोड। तो क्या किया इसने, देखो, मुंबई पुणे में अगर तुम जाओगे ना, मुंबई पुणे हाईवे या उसमें ना, तो क्या होता था कि जो बिटुमेन हम यूज करते थे, बिटुमेन, तुम देखोगे दो तरह के सड़क बनते हैं कहीं भी, या तो बोलोगे कहीं देखोगे सीमेंट का सड़क पूरा बना है, ठीक है। और कहीं देखोगे तुम अलकतरा का, ये वही बिटुमेन का कोलटार का सीमेंट, कोलटार का सड़क बना है। कोलटार का सड़क बहुत जल्दी बन जाता है, ठीक है। लेकिन जहां भी बारिश हो रहा है उसको पानी से बड़ा दिक्कत है, तो जहां बारिश हुआ क्या हुआ, उसका बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाता था, ठीक है। और क्या होता था, वो फिर टूटने लगता था, गड्ढा हो जाता सड़क पे। तुम देखोगे कहीं भी जहां बारिश हो रहा है तो कोलटार की जो सड़क है वो जल्दी खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये मुंबई पुणे हाईवे में बहुत नाटक होता था, ये हो जाता था, ठीक है। तो इसने बोला कि भाई अगर बिटुमेन में पॉली ब्लेंड मिला दो या ये प्लास्टिक मिला दो तो इसकी वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, सड़क की लाइफ स्पैन बढ़ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो फायदा, तुम समझो,
सबका इकोसिस्टम है। अब आप समझिए कैसे सस्टेनेबल आपने बिजनेस भी बनाया और इन्वायरमेंट को हेल्प भी किया। तो अहमद खान ने क्या किया, अहमद खान ने पॉलीब्लेंड बनाया, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ कि जहां 40 पैसा या 20 पैसा प्लास्टिक का बैग बिकता था, अब क्या हुआ कि 6-6 रुपया पे बिकने लगा, ठीक है। तो लोग क्या हुआ, रैक पिकर्स अब क्या करेंगे, ज्यादा प्लास्टिक का बैग पिक करेंगे। तो इवेंचुअली शहर साफ हो गया बैंगलोर का। तो यही चीज यहाँ पे किया, द एडिशन ऑफ पॉल्यूटेंट टू बिटुमेन इंप्रूव द बिटुमेन वाटर रेपेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बाय 2002 मोर देन 40 किलोमीटर्स ऑफ रोड इन बैंगलोर हैज बीन लेड बाय खान्स मेथड। तो इससे क्या हुआ कि जो प्लास्टिक का रिक्वायरमेंट था वो बढ़ गया, है ना, सस्टेनेबल मॉडल में, है ना, पैसे मिल रहे हैं लोगों को। तो क्या हुआ कि प्लास्टिक, एक तो प्लास्टिक वेस्ट कम हो गया बैंगलोर सिटी से, है ना, क्योंकि रैक पिकर्स ने प्लास्टिक चूज करना स्टार्ट कर दिया, प्लास्टिक पिक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको अच्छे पैसे मिलने लगे, राइट। चल, बढ़िया 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 बढ़िया। चल, आइए अब आते हैं एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स। एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट। एग्रोकेमिकल्स में क्या क्या आ गया, फर्टिलाइजर्स जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे फर्टिलाइजर्स हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, हर्बिसाइड्स हो गया, फंगीसाइड्स हो गया, अदर केमिकल्स जिसकी वजह से भी बहुत नुकसान होता है, ठीक है। तो यूट्रॉफिकेशन होता है, फिर बायोमैग्निफिकेशन होता है, डीडीपी आपने देखा था, ठीक है। तो एग्रोकेमिकल से भी नुकसान होता है। तो इसके लिए भी ये मेरा भी काम है, रिटायरमेंट के बाद अभी हम 2-3 साल बाद हम भी यही करने वाले हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारे चचा थे एक रमेश चंद डागर चचा, ठीक है, इन्होंने सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग डेवलप किया, कि मतलब कि इकोसिस्टम कवर किया, समझो। कोई आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर यूज नहीं किया इन्होंने, क्या किया, डेयरी मैनेजमेंट किया, ठीक है। तो डेयरी से क्या हुआ आपको, आपको वो मिल गया, डंग, काउ डंग, मिल्क मिल गया, यहां से फायदा हुआ। काउ डंग को अर्थवॉर्म ऐड कर देते थे इस पर, ठीक है, इससे मेन्योर बन जाता था, और इस मेन्योर को ये यूज करते थे क्रॉप के लिए। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल इन्होंने यूज नहीं किया, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि इनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी, और प्लस एक सस्टेनेबल मामला भी बन गया इनका। तो यही यहां पे किया गया, इंटीग्रेटेड। तो जीरो वेस्ट साइक्लर प्रोसेस इन विच वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्रोसेस आर साइकिल इनटू न्यूट्रिएंट प्रोसेस ऑफ अदर। तो ग्रीन मैन्योर भी यूज करते थे, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट रखते नहीं थे, वेस्ट प्रोडक्ट को ये मैन्योर में कन्वर्ट कर देते थे और बाद में उसको क्रॉप में ही यूज कर लेते थे। तो सब कुछ इसमें मिला है। तो इंटीग्रेटेड बी कीपिंग, बी कीपिंग से क्या हुआ, एक तो हनी प्रोड्यूस हुआ, प्लस क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ गई क्योंकि पॉलिनेशन ज़्यादा हो गया। डेयरी मैनेजमेंट से दूध मिला, काउडंग मिला, जिससे अगेन मैन्योर प्रोड्यूस हुआ, प्लस जो वेस्ट था, जो फार्म वेस्ट था, वो गाय खा लेती थी, तो उससे ही फायदा हो गया। वाटर हार्वेस्टिंग, अब गड्ढे खोद के रखे थे, जिससे रेन वाटर आ रहा था तो वाटर को रख लिया था वहां पे, और उस वाटर को जब इरिगेशन करते थे उस टाइम पे यूज कर लेते थे। कॉम्पोस्टिंग, कॉम्पोस्टिंग होता है फर्टिलाइजर बनाना, मन्योर बनाना। तो यही मैंने बताया था, क्या करते हैं ये, काउडंग लेते हैं, काउडंग को में अर्थवर्म डाल देते हैं, ठीक है, और अर्थवर्म को गाना सुनाते हैं। तो अर्थवर्म को गाना सुनाते हैं तो अर्थवर्म खूब सेक्स करता है, ठीक है, और इससे क्या होता है, मेन्योर और ज्यादा हो जाता है, मतलब अर्थवर्म डेट्रेटिव हो रहा है तो काउडंग को वो बहुत अच्छे मेन्योर में कन्वर्ट कर देता है, बहुत अच्छे फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इस पर पूरा एक डॉक्यूमेंट्री तुम देखना है, बहुत लोगों ने ये काम अभी किया है, हम इस पर बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। इवेंचुअली मुझे भी यही करना है, ठीक है। और एग्रीकल्चर करते हैं जिससे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है, जिसमें जीरो वेस्ट है और कोई भी टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए आइए, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट हुआ, हेल्प ईच अदर एंड अलाउ सस्टेनेबल एंड इकोनॉमिक वेंचर, केमिकल फर्टिलाइजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, क्रॉप वेस्ट इज कॉम्पोस्टेड, ठीक है, तो उससे नेचुरल फर्टिलाइजर। तो डागर ने हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब बनाया जिसमें 500 फार्मर अब मेंबर है, और ये यही प्रैक्टिस कराते हैं उनसे, जिससे हमारा भी फायदा हो रहा है और उनका भी फायदा हो रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। रेडियो एक्टिव वेस्ट की बात करोगे तो न्यूक्लियर एनर्जी कहा गया था, जब एक टाइम आया था, एक पॉइंट ऑफ टाइम आया था, तो कहा गया था कि न्यूक्लियर एनर्जी कैन सॉल्व ऑल आवर प्रॉब्लम्स, ठीक है, बट न्यूक्लियर एनर्जी से
एनर्जी तो मिलता है बट उससे वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है जिसको हम रेडियो एक्टिव वेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी शुरू में बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे किया गया, एवरी वन वॉन्टेड क्लीन एनर्जी, एवरी वन वॉन्टेड लॉट्स ऑफ एनर्जी सोर्स, ठीक है। और अभी भी काम चल रहा है न्यूक्लियर एनर्जी पे, बाय द वे आपको पता होगा कि अभी जो हमने चैनलाइज कर पाया एनर्जी, दैट इज न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोड्यूसेस अ लॉट मोर एनर्जी देन न्यूक्लियर फिजन। तो अगर हमने न्यूक्लियर फ्यूजन क्रैक कर लिया तो अगेन न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ हम मूव कर सकते हैं और हमारे पूरे एनर्जी सॉल्यूशन को हम न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अभी काम चल रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन पे, न्यूक्लियर फिजन हमने क्रैक कर लिया और न्यूक्लियर फिजन पे ही अभी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। बट क्या है कि बहुत दिक्कत है उससे, क्या लीकेज हो सकता है, लीकेज होता है तो भैया मर जाओगे, है ना। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट से जो रेडियो एक्टिव लीकेज होता है उससे म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन से तुम मर सकते हो, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था 3 माइल आइलैंड और चेर्नोबिल, एक टीवी सीरीज है, आके देखोगे उसमें ना। तो रेडियो एक्टिव लीकेज हुआ और अभी भी वहां पे लोग नहीं रह पाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, रेडियो एक्टिव वेस्ट को जो हम डिस्पोज करते हैं उसको बहुत ध्यान से डिस्पोज करना होता है। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम 500 मीटर डीप सॉइल में गाड़ के रखते हैं। बट जहाँ पे गाड़ोगे भैया वहाँ पे लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि भैया वहाँ से उसका रेडियो एक्टिव वेस्ट निकले, ठीक है। तो न्यूक्लियर वेस्ट इमिट्स अ लॉट ऑफ रेडिएशन विच कॉजेज हाई रेट ऑफ म्यूटेशन, जिससे आप बीमार पड़ सकते हैं, जिससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो न्यूक्लियर रेडिएशन इज हार्मफुल एट हाई डोजेज बट कॉजेज अ वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स एट लोअर डोजेज, जिससे कैंसर, आजकल देख रहे हो बहुत कैंसर होता है इसी कारण से, ठीक है। तो न्यूक्लियर वेस्ट आर आइसोलेटेड इन कंटेनर्स एंड बरीड इन रॉक्स 5 मीटर बीनीथ द अर्थ सरफेस, ठीक है। जापान अभी समंदर में भी कुछ रेडियो एक्टिव वेस्ट छोड़ रहा था, ठीक है, उस पर भी अभी बहुत हंगामा हुआ था। तो ये चीज़ है कि रेडियो एक्टिव वेस्ट से अब मान लो कि समंदर में रेडियो एक्टिव वेस्ट गया, फिश में म्यूटेशन हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, उससे आप खाए, आपके अंदर म्यूटेशन हो गया, तो बहुत सारे हेल्थ इंप्लीकेशन हो सकते हैं न्यूक्लियर वेस्ट से, विच इज़ वेरी हैजार्डस, विच इज़ वेरी हैजार्डस। चलिए आगे बढ़ो, अगला आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। देखो ध्यान से समझो ग्रीन हाउस क्या होता है। अ ग्रीन हाउस इज अ स्मॉल ग्लास हाउस दैट इज यूज टू ग्रो प्लांट्स इन विंटर। देखो क्या होता है, ग्रीन हाउस का मतलब है कि मान लो एक ग्लास का घर है, जैसे मेरा अभी ऑफिस का चेंबर देखोगे ना, तो ग्रीन हाउस बन जाता है, मतलब पूरा शीशा का है। अब क्या होता है, धूप आता है, ठीक है, धूप आ रहा है, धूप आ रहा है, धूप आ रहा है, तो धूप आ तो जा रहा है और हीट एनर्जी पूरा ट्रैप हो जाता है। तो ठंडी के टाइम में एकदम बड़ा मजा आता है, हम सोफा डाल के वहीं पे सो जाते हैं, ठीक है, अपने ऑफिस में बहुत अच्छी नींद आती है क्योंकि एकदम गर्म गर्म माहौल रहता है। लेकिन गर्मी के टाइम में बहुत दिक्कत है। तो ग्रीन हाउस बेसिकली वही होता है कि जो हीट एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। तो द ग्लास पैनल अलाउज लाइट बट इट प्रिवेंट्स हीट फ्रॉम एस्केपिंग, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो हीट अप हो जाता है, ठीक है। तो हम ये फिनोमिना यूज करते हैं ठंडी में क्रॉप्स उगाने के लिए, ठीक है। तो द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नेचुरली अकरिंग फिनोमा ऑल्सो दैट कॉजेज ऑन द सर्फेस एंड एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरली अकरिंग फिनोमिना, एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है। यूजुअली ग्रीन हाउस एक नेचुरली अकरिंग फिनोमिना है। अगर ग्रीन हाउस नहीं होता तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता, जो अभी एवरेज 15 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये नेचुरल बात है यहाँ तक, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं रहते या अर्थ ग्रीन हाउस शो नहीं करता, तो जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर अभी, हमारे अर्थ का टेम्परेचर अभी जो 15-16 डिग्री सेल्सियस है कुछ जगह पे, अभी तो दिल्ली में 40 डिग्री सेल्सियस है, तो वो नहीं होता, ठीक है, वो -18 डिग्री सेल्सियस था। तो याद रखिए ग्रीन हाउस इज अ नेचुरल अकरिंग फिनोमिना। बहुत एनसीईआरटी का लाइन इस पर सवाल आता है, ठीक है। चल ठीक है, तो हुआ क्या, यही देखो कि आपको क्या दिख रहा है, ड्यू टू दीज ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ओजोन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, इसके कारण क्या होता है, N2O होगा, सॉरी NO2 नहीं होगा, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण हीट ट्रैप हो जाता है, हीट ट्रैप होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज कर, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि अब ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट हमने काट दिए, ऑटोमोबाइल्स हमारे बढ़ गए, तो इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, मतलब कि टेम्परेचर ज्यादा ही बढ़ जा रहा है ड्यू टू दिस ग्रीन हाउस गैसेस। कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो देखिए, clouds and gases reflect a quarter of the incoming solar light while also absorbing part of it.
However, half of it falls on the earth surface, heating it, and the other half is reflected back. ठीक है. Heat is re-emitted by the earth surface as infrared radiation. However, some of it is absorbed by atmospheric gases. तो यही बोल रहा है कि नेचुरल प्रोसेस में कुछ अमाउंट ऑफ हीट ग्रीन हाउस गैसेस से अब्सॉर्ब हो जाता है, सो दैट इट कैनॉट एस्केप द स्पेस. दिस इज अ नेचुरल फिनोमेनन. दिस इज अ नेचुरल फिनोमिना. ठीक है. बट यही ग्रीन हाउस गैसेस की आबादी बढ़ जाए, यही ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे तो ज्यादा हीट ट्रैप करेगा, ज्यादा हीट ट्रैप करेगा तो पूरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है. ठीक है. तो द हीट एनर्जी रेडिएटेड बाय दीज गैसेस रीचेज द अर्थ सरफेस रीहीटिंग इट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है. तो राइजिंग लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस हैज रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट हीटिंग ऑफ अर्थ लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग. तो अगर ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा हो गए तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है. ठीक है. तो जो टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज रीजन बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस. अब लग रहा होगा सर क्या है 0.6 डिग्री सेल्सियस, ही तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा है. लेकिन तुम सोचो क्या होगा, तुम सोचो क्या होगा इससे. मान लो कोई पोलर रीजन था, वहां पे बर्फ पिघलने लगेंगे तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर. अब समझो उससे क्या होता है, समझो, तुमको दिक्कत समझ में आएगा क्या होगा. बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है ये, बहुत बड़ा चैलेंज है. ठीक है. आप जो यहाँ पे काम करते हैं प्लेन्स में, ठीक है, उसका असर आपको पहाड़ों पे दिखता है. अब समझो होता क्या है, लाइफ कितना डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए हमारे इस कारण से. आप समझो. तो हुआ क्या कि मान लो कि नवंबर से मार्च तक ग्लेशियर्स रहते हैं. ठीक है. बर्फ पे. अब ये ग्लेशियर धीरे धीरे मार्च से लेके नॉर्मल कंडीशन में जुलाई अगस्त तक पिघलते रहेंगे, पिघलते रहेंगे, पिघलते रहेंगे, पिघलते रहेंगे. ठीक है. ये मेल्ट करेगा और इससे मेरा क्या है, हमारे रिवर को पानी मिलेगा, हमारे रिवर को पानी मिलेगा. अब क्या हुआ कि अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ गया तो अब जो ग्लेशियर मार्च से जुलाई अगस्त तक पिघलता, ये मान लो लेकिन मार्च से अप्रैल में ही पिघल गया. तो बोलोगे सर अच्छा तो है, पानी ज्यादा मिल जाएगा रिवर को. लेकिन क्या हुआ, अचानक से रिवर का वाटर बढ़ गया तो आपका क्या आ सकता है, बाढ़ आ सकता है, फ्लड आ सकता है. प्लस जब एक्चुअली हमको वाटर की जरूरत थी इरिगेशन के टाइम पे, तो वहां पे पानी नहीं मिला, सॉइल इरोजन होगा और क्लाइमेटिक कंडीशन पूरा चेंज हो जाएगा. पूरा जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो पूरा चेंज हो जाएगा. बारिश किसी और टाइम पे होगी. ठीक है. तो इसके कारण इसको हम कहते हैं ऑड क्लाइमेटिक कंडीशन. तो जो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है इसके कारण क्या होता है कि ऑड क्लाइमेटिक कंडीशन होता है और इसको हम कहते हैं एल नीनो इफेक्ट. एल नीनो इफेक्ट क्या कहते हैं, ऑड क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, इसको हम कहते हैं एल नीनो इफेक्ट. इससे क्या हो रहा है कि पोलर आइस कैप मेल्ट हो रहा है, तो इससे समंदर का भी वाटर लेवल बढ़ रहा है. तो मान लो कुछ आइलैंड है, वो आइलैंड डूब जाएंगे. अगर मान लो आर्टिक सर्कल का सारा ग्लेशियर पिघल गया तो आइलैंड गया, पोलर हैबिटेट जो था वो गया, प्लस जो आपका वाटर का रिजर्वायर था वो खत्म हो गया ना. अचानक से बाढ़ आएगा, सुनामी आएगा और खत्म हो जाएगा सब कुछ. तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है. ठीक है. तो यही क्या, CO2 एंड N2. अरे ये N2O क्यों किया, नाइट्रस ऑक्साइड होगा ना, NO2 नहीं होगा, N2. ठीक है. ये देख लेना. ठीक है. तो ये नाइट्रस ऑक्साइड 6%, कार्बन डाइऑक्साइड 60%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14%, मीथेन 20% और नाइट्रस ऑक्साइड 6%. तो ये देख लेगा, रेशियो पूछेगा आपका. ठीक है. तो CO2, मीथेन, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन और उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड. ठीक है. ठीक है. ठीक है. तो ये चीज आ गया आपका, ये चीज आ गया ग्रीन हाउस गैसेस का. बहुत. तो इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग देखो क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर में लीड टू एल नीनो इफेक्ट बताया था आपका. ठीक है. मेल्टिंग ऑफ पोलर कैप्स,
इंक्रीज सी लेवल सबमर्जिंग कोस्टल एरिया, ठीक है। तो द वार्मिंग ऑफ फेज ऑफ वाटर टेम्परेचर इन द पैसिफिक इक्वेटर इज कॉल्ड एल नीनो इफेक्ट विच लीड्स टू ऑड क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, कैसे बचेंगे? फॉसिल फ्यूल का यूज कम करो, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कम होगा। इनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, तो जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकल रहा है कंबशन से वो कम निकलेगा। और डिफॉरेस्टेशन कम करना होगा, और एफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन को बढ़ाना होगा, है ना। फॉरेस्ट ग्रोथ बढ़ाएंगे, फॉरेस्ट क्यों बढ़ाएंगे? फॉरेस्ट बढ़ाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगा। अगला टॉपिक आते हैं, ओजोन डिप्लीशन की बात करते हैं। तो ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, दो तरह का ओजोन है। अगर ट्रोपोस्फेयर में ओजोन है तो उसको हम बैड ओजोन कहते हैं, विच इज द ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, एंड इट इज हार्मफुल टू प्लांट्स एंड एनिमल। स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है उसको हम गुड ओजोन कहते हैं। क्यों? ये यूवी रेस को अब्जॉर्ब करता है, ये हार्मफुल यूवी रेस को अब्जॉर्ब करता है, विच कॉजेस स्किन कैंसर, विच कॉजेस स्किन कैंसर। तो इसलिए इसलिए ओजोन लेयर का डिप्लीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो ओजोन लेयर है वो हार्मफुल यूवी रेस को प्रोटेक्ट करता है, ताकि 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 आपको स्किन कैंसर नहीं हो, आपको म्यूटेशन नहीं हो, और आपको स्नो ब्लाइंडनेस नहीं हो, ठीक। ओजोन का थिकनेस हम मेजर करते हैं डॉप्सन यूनिट में, इस पे भी सवाल आता है, ठीक है। तो क्या होता है? यूवी फोटोन इंटरेक्ट विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन द स्ट्रेटोस्फेयर रिजल्टिंग इन क्रिएशन ऑफ ओजोन, ठीक है। यूवी रेज ऑल्सो कॉज ओजोन टू डिग्रेड इनटू ऑक्सीजन। तो ये चेन रिएक्शन चलते रहता है, और इससे यूवी रेज नीचे नहीं आता है, हार्मफुल यूवी रेज आता नहीं है अर्थ एटमॉस्फेयर में, ठीक है। बट हमने वहां भी कांड कर दिया। क्या किया? हमने रेफ्रिजरेशन के लिए, ठंडी चीजें रखने के लिए हमने क्या किया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाया, ठीक है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन चला गया एटमॉस्फेयर में, और वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता रहा और करता ही रह रहा है। मतलब जितना क्लोरोफ्लोरोकार्बन अभी है एटमॉस्फेयर में, इट विल बी कीप ऑन डिप्लीटिंग, चेन रिएक्शन होता है, वो डिप्लीट करता रहेगा, और इवेंचुअली उससे ओजोन होल हो जाता है। तुम जैसे आर्टिक सर्कल पे देखोगे तो तुमको ओजोन होल दिखेगा, ठीक है। तो CFC rises and reaches the stratosphere. UV rays interact with them causing क्लोरीन एटम्स टू बी रिलीज। तो अब क्लोरीन एटम क्या करता है? ओजोन को डिग्रेड कर देता है ऑक्सीजन में, और इससे क्या होता है कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर होता है, ठीक है। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन ओवर एंटार्क्टिका हैज रिजल्टेड इन अ वास्ट एरिया ऑफ थिनर ओजोन लेयर कॉल्ड ओजोन होल। तो यहां से क्या होता है? हार्मफुल यूवी रेज अंदर आने लग रहे हैं, हार्मफुल यूवी रेज अंदर आने लग रहे हैं। तो ये बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत ध्यान से देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन से क्या हो रहा है? हार्मफुल यूवी रेज अंदर आने लग रहे हैं, ठीक है। तो यही आपको दिखेगा, ठीक। तो बेसिकली इतना समझ जाओ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFCs थे, ठीक है, ये रिलीज करते थे क्लोरीन एटम, ठीक है। अब ये क्लोरीन एटम क्या करता था? ओजोन को कन्वर्ट कर देता था ऑक्सीजन में, तो ओजोन का डिप्लीशन हो रहा था, ठीक है। अब इस ओजोन के डिप्लीशन की वजह से यूवी रेज अंदर आ जाएंगे। हार्मफुल यूवी रेज अगर अंदर आएंगे तो आपके स्किन म्यूटेशन हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है, और दूसरे तरह की बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो देखो, तो द अर्थ एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट फुल्ली एब्जॉर्ब्स यूवी लाइट विथ वेवलेंथ शॉर्टर देन यूवी बी, ठीक है। यूवी बी ऑन द अदर हैंड कॉजेस DNA म्यूटेशन। तो हार्मफुल यूवी रेज कौन सा है? यूवी बी रेडिएशन। क्या क्या होता है इससे? स्किन एजिंग होता है, स्किन सेल डैमेज होता है, और स्किन कैंसर होता है। अगर यूवी बी का रेज और ज़्यादा होगा तो इससे कॉर्नियल इन्फ्लेमेशन होता है, जिसको हम स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं। इस पर भी सवाल आया हुआ है। तो यूवी बी रेज अगर आंख पे ज़्यादा जा रहा है तो उससे स्नो ब्लाइंडनेस होता है। तो अब देखते हो, अब यूवी प्रोटेक्टेड ग्लासेस आप पहनने लगे, है ना, आप देखोगे तो इसी कारण से, ठीक है। ओजोन लेयर के डिप्लीशन को प्रिवेंट करने के लिए हमने जो प्रोटोकॉल डाला था, इसको हम कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कहाँ? 1987 में। तो याद रखिएगा, इस पर सवाल आया है। ओजोन लेयर के डिप्लीशन को रोकने के लिए जो ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे रोक लगाया गया था, बहुत मेहनत किया गया था उस पर। मतलब एक्चुअली ये वाला प्रोटोकॉल काम किया था, और अभी हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन को पूरा बैन कर दिया। तो अभी रेफ्रिजरेशन में हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज नहीं करते, तो हमारा ओजोन होल जो बहुत बड़ा था वो श्रिंक कर रहा है, और
अपने आप को रेक्टिफाई कर रहा है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज यूज्ड टू प्रिवेंट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस टू बी रिलीज इन द एटमॉस्फेयर, और ये काम किया। ठीक है, अब आते हैं डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन जो तुम्हारा फॉरेस्ट को कट करते हो, उससे क्या क्या दिक्कत होता है। सबसे पहले सॉइल इरोजन होता है। अगर मान लो जंगल काटे तो क्या हुआ, जो रूट्स थे उसने सॉइल को पकड़ के रखा था, अब वो सॉइल बह जाएगा। बह जाएगा तो क्या हुआ, आपके सॉइल की न्यूट्रिटिव चीज चली गई। ऊपर का जो टॉप सॉइल था, जो एक्चुअली जिसमें ऑर्गेनिक मैटर था, जिसके कारण से सॉइल का फर्टिलिटी था, वो खत्म हो गया। तो उससे वो सॉइल वेस्ट हो जाता है, वो बैरन हो जाता है। ठीक है, तो सॉइल इरोजन इज अ प्रोग्रेसिव मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल बाय वेरियस कॉजेज, जैसे वाटर, विंड वगैरह से। ठीक है, रिजल्टिंग इन लॉन्ग टर्म डिटोरिएशन। तो इवेंचुअली क्या होगा, मान लो टॉप सॉइल कहीं से इराडिकेट हो गया तो क्या होगा भैया, उसको तो न्यूट्री वही नहीं मिला, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, तो उस पर कुछ ग्रो नहीं करेगा, तो इट विल लीड टू डेजर्टिफिकेशन। तो डेजर्ट पैचेस ऑफ लैंड्स आर अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी सच एज ओवर कल्टिवेशन, ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड पुअर इरिगेशन मेथड। तो इससे होता है डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम जो होता है इसको हम कहते हैं वाटर लॉगिंग इन सलाइन सॉइल सैलिनिटी। अब देखो, हम कहते हैं ना, प्लांट जो है या जो सॉइल है, सॉइल शुड बी प्रॉपरली एरिएटेड, एंड उसका एक अच्छा चैनल होना चाहिए जिससे पानी निकल जाए, वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए। अगर कोई पौधा है, ठीक है, एक पौधा गमले में रखो, ठीक है, और उसमें पूरा पानी भर दो, तो इवेंचुअली क्या होगा, पानी का इतना लेयर जमा हो जाएगा, वो पौधा मर जाएगा। क्यों? पहला कि हवा नहीं आ रहा है उसको, क्योंकि वाटर लॉगिंग हो गया। दूसरा, वो वाटर जब इवेपोरेट करेगा तो डिजॉल्व सॉल्यूट उसमें रह जाएंगे सॉइल में, और वाटर इवेपोरेट कर जाएगा तो ओवरऑल जो सॉल्ट है, ओवरऑल जो सॉइल है, वो सॉइल सलाइन हो जाएगा, वो नमकीन हो जाएगा, है ना। तो इरिगेशन विदाउट सफिशिएंट वाटर ड्रेनेज लीड्स टू वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग क्या होता है, सॉल्ट को सॉइल में ले लेता है, सॉइल सैलिनिटी बढ़ जाता है। इससे क्या होगा कि अगेन सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो द सॉल्ट देन फॉर्म्स अ थिन क्रस्ट ऑन लैंड सरफेस एंड बिगिंस टू एक्यूमुलेट इन प्लांट रूट्स। इंक्रीजिंग सॉल्ट कंसंट्रेशन इनहिबिट क्रॉप ग्रोथ एंड इज हार्मफुल टू एग्रीकल्चर, एंड इज हार्मफुल टू एग्रीकल्चर। सही, ठीक। डिफॉरेस्टेशन, अगेन वही, जंगल काट रहे हो तो उस प्रोसेस को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट द ट्रॉपिक्स हैव लॉस्ट 40% फॉरेस्ट एज कंपेयर टू 1% इन टेम्परेट रीजन। अगेन क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक के फॉरेस्ट मतलब रिसोर्सफुल फॉरेस्ट थे, वहां से हमको टिम्बर मिल जाता था, फर्नीचर बनाने के लिए ये मिल जाता है, वो टेम्परेट में झाड़ी वाले फॉरेस्ट थे, तो उसको काट के क्या करोगे। तो ट्रॉपिकल रीजन में मैसिव फॉरेस्ट कट हुआ। आपने देखा अमेजोन रेन फॉरेस्ट में हमने बहुत सारे फॉरेस्ट कट किए फॉर माइनिंग, फॉर ग्रोइंग सोयाबीन एंड एवरीथिंग, राइट। तो इस पे आया नेचुरल फॉरेस्ट पॉलिसी है भैया 1988 में, क्या कह रहा है कि 33% प्लेन्स फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए एंड 67% प्लेन हिल्स फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। बट अभी 19.4% ही फॉरेस्ट कवर है। तो सोच लो भैया, हम लोग आधे पे हैं लगभग। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेचुरल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या कहता है, 33% प्लेन्स में फॉरेस्ट होना चाहिए एंड 66% पहाड़ पे फॉरेस्ट होना चाहिए, जो कि दोनों में से हम कोई भी मीट नहीं कर पा रहे हैं अभी। ठीक है, तो इवेंचुअली हमें मीट करना चाहिए। तभी कहा जाता है ना, जब एक्चुअली हम किसी एनजीओ के लिए काम करते थे एक टाइम पे, काम क्या मतलब ऐसे स्कूल में ऐसे कुछ ऐसे था, भूल रहा मैं, कल्प तरु या तरु मित्र, हाँ तरु मित्र करके कुछ एक ऐसा एनजीओ था जो ऐसे प्लांटिंग ट्रीज पे काम करता था। तो बताते थे वहाँ पे कि एक इंसान के ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के लिए 16 पेड़ चाहिए आपको। और यहाँ देखो, अभी सोसाइटी में रहते हैं, डब्बे पे डब्बा बना हुआ है और पेड़ के नाम पे कुछ नहीं है। मतलब हजारों लोग रह रहे हैं और गिन के 10 पेड़ हुआ, तो सोचो है ना कितना दिक्कत है। तो हमें फॉरेस्ट कवर चाहिए, हमें सब चीज़ के लिए, वाटर चार्जिंग के लिए फॉरेस्ट कवर चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट करने के लिए फॉरेस्ट कवर चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हमको फॉरेस्ट कवर चाहिए, है ना। बहुत राइट, ठीक है। तो क्यों होता है डिफॉरेस्टेशन? पहला, सबसे पहला रीजन है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, इसको झूम कल्टीवेशन कहते हैं। आदिवासी लोग करते थे, क्या करते थे, एक रीजन है जंगल का, उसको क्या किए, काटे, उस पर खेती किए। जब उसका वो मतलब फर्टिलिटी कम हो गया तो फिर किसी और रीजन को काटे और उस पर खेती किए। तो अगेन, तो इससे क्या होता था कि फॉरेस्ट कवर धीरे धीरे कम होता जाता था।
तो ये वाला प्लॉट स्लैश एंड बल्क कल्टीवेशन, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या था कि हम ग्रोथ के लिए, तो मतलब सड़क बनाने के लिए हम जंगल काट देते हैं, हम कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए जंगल काट देते हैं, पेड़ काट देते हैं। अभी गोवा में हो रहा था कि गोवा में कोई सड़क बन रहा था तो उसमें बहुत ज़्यादा जंगल कटा है। तो ये सब चीज़ें के कारण डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन? इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हमने बताया था हैबिटेट लॉस ऑफ फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, एंड डेजर्टिफिकेशन हो रहा है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, है ना। डिफॉरेस्टेशन से ये सब ड्रॉबैक्स आ, ठीक है। कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? तो हम रिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो द प्रोसेस ऑफ री एस्टैब्लिशिंग फॉरेस्ट इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन एंड इट कुड नेचुरली अकर इन अ डिफॉरेस्टेड एरिया, वी कैन एक्सलेट इट बाय प्लांटिंग, ठीक है। तो अगर मान लो कोई एक डिफॉरेस्टेड एरिया उसको ऐसे छोड़ दोगे तो इवेंचुअली उस पर फॉरेस्ट उग जाएगा, बट अगर आप और ट्री प्लांट कर दोगे तो वो प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, ठीक। केस स्टडी भैया कि कैसे हम फॉरेस्ट को कंजर्व किए थे। तो क्या हुआ था, कहानी था 1731 में किंग ऑफ जोधपुर ने कुछ पैलेस बनाने के लिए पेड़ काटने की बात की थी। तो एक बिश्नोई कम्युनिटी है जो बहुत इकोसिस्टम के साथ प्यार से रहता है, मतलब जानवर पेड़ के साथ बहुत प्यार करता है, ठीक है। तो बिश्नोई कम्युनिटी ने भाई इसका प्रोटेस्ट किया कि भैया कि नहीं काटने देंगे पेड़, ठीक है। तो अमृता देवी बिश्नोई थी, उसने पेड़ को हक कर लिया था कि भैया नहीं काटोगे पेड़, बट उसने राजा ने बिश्नोई को भी अमृता देवी बिश्नोई को भी काट दिया पेड़ के साथ ही, और उसके डॉटर्स को भी काट दिया, ठीक है। बट उसने अमृता देवी बिश्नोई और उसके डॉटर्स को भी काट दिया। हर 3 daughters एज वेल एज हंड्रेड्स ऑफ अदर बिश्नोई डाइड वाइल रेस्क्यूइंग ट्रीज। तभी तो राजा का राज था, तो इसलिए काम नहीं किया, ठीक है। उसके बाद तो इसीलिए अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड दिया जाता है, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे या फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे ब्रेवरी दिखाते हैं, ठीक। फिर 1974 में कुछ लोकल वुमेन थे, उसने भी यही सेम काम किया था, उन्होंने भी पेड़ को पकड़ के रख दिया था, और उसको हम कहते हैं चिपको मूवमेंट, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द ट्रीज। तो यहाँ पे नहीं काटा था, यहाँ पे लोगों के प्रोटेस्ट की वजह से पेड़ कटने से रुक गए थे, ठीक है। 1980 में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का गठन हुआ, ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड मैनेज फॉरेस्ट। तो यहाँ पे लोगों को ट्रेन किया गया, लोगों को समझाया गया कि फॉरेस्ट के इकोसिस्टम से आप कैसे रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं और फॉरेस्ट को कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो कम्युनिटीज रिसीव वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे फ्रूट, गम, रबड़, मशीन इन एक्सचेंज फॉर देयर फॉरेस्ट सर्विसेज टू प्रोटेक्ट इन अ सस्टेनेबल मैनर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चिपको मूवमेंट हुआ था। तो अगेन देख लीजिए 1731 में किंग ऑफ जोधपुर बिश्नोई वाला जो सीन हुआ, ठीक है। 1974 में चिपको मूवमेंट गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में हुआ उत्तराखंड के, ठीक है। 1731 में हुआ था ये अमृता देवी बिश्नोई वाला, ठीक है। उस केस में मार दिया गया था अमृता देवी बिश्नोई एंड हर डॉटर्स को, ठीक है। 1974 में जो चिपको मूवमेंट हुआ था दैट उससे मतलब पेड़ कटने से बच गया। 1980 में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का गठन हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया पूरा आपका कंप्लीट। कुछ भी ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया बताइए, कुछ भी ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया बताइए। आ गया समझ में सब कुछ, राइट। तो आपका पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, राइट।